गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभिनंदन है, फटाफट लिंक को शेयर करें और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंपॉर्टेंट क्लास पहुंचनी चाहिए। दैट मीन्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू विल शेयर टू एवरीवन, यू विल शेयर टू एवरीवन। थैंक यू रवि। हिम्मत जैन माय डियर। मीनाक्षी, ये चीजें यहां डिस्कस ना करें आप। शेयर इट फास्ट, शेयर इट फास्ट। वेरी गुड मॉर्निंग पवन, निशा, रघुराज, प्रीति, सानिया, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। कृष्णा, तानिया, प्रभु, विकास, दीपक, अशोक, खुशी, विष्णु, थैंक यू पंकज, थैंक यू सो मच। प्रतिभा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन डियर। थैंक यू राकेश। ओके, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं और एक गुड न्यूज भी आपको दे देता हूं। जेआईएनसी जोधपुर के द्वारा स्टार्ट किया गया जेआईएनसी ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स को अनलिमिटेड लोगों ने परचेज किया, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। कोर्स का आईडी पासवर्ड जो है ऑलमोस्ट बच्चों को जनरेट हुआ, जिसका नहीं हुआ है उसका अंडर प्रोसेस है, दोपहर तक उनको भी जनरेट हो जाएगा। और जहां पर बात हुई वीडियो अपलोड की, वो भी अंडर प्रोसेस है, कुछ टेक्निकल चीजें होती है, आप भरोसा रखिएगा। ये क्लास फिनिश होने के बाद आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। और सबसे खास बात, पिछले 5 दिन में कल का दिन जो था सबसे बिजी था। जेआईएनसी कोर्स परचेज करने में जबरदस्त ट्रैफिक था, जबरदस्त बिजी था, जिसकी वजह से बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हुए ये जो ऑफर था 5555 को आज रात 12 बजे तक एक्सटेंड कर दिया गया। जो बच्चे कल कोर्स को परचेज नहीं कर पाए वो कोर्स को आज परचेज कर सकते हैं। कल बहुत ज्यादा सर्वर बिजी होने की वजह से, मैक्सिमम लोगों को परचेज करने की वजह से आप लोगों को डिफिकल्टीज आई होगी, उसको देखते हुए इस ऑफर को आज रात 12 बजे तक एक्सटेंड कर दिया है। तो जो भी बच्चा रह गया वो जरा ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और इसका बेनिफिट वो ले। ओके माय डियर, कल हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, सिस्टम में एंट्री नहीं की है। वो सारी चीजें हम यहाँ पर रिमेंबर कर रहे हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर। नेक्स्ट एक इमेज मैंने यहां पर पुट किया है और इमेज को देख के बताना यहां पर कौन सा इंसिजन आपको इंडिकेट करा। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा इंसिजन आपको यहां पर इंडिकेट कर रहा है और इंसिजन का नाम लिखिएगा। फटाफट सभी फटाफट आंसर पुट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पढ़ाई की बात करते हैं और अभी मैं उम्मीद करूंगा फटाफट आप इस इमेज को देख करके आंसर को फाइंड आउट करिएगा। ये जो इंसिजन दिख रहा है, ये इंसिजन कौन सा है और कौन सी सर्जरी में दिया जाता है। ये इंसिजन कौन सा है और कौन सी सर्जरी में दिया जाता है। फटाफट आंसर पुट करिएगा। एक इंसिजन यहां पर पुट किया हुआ, ये पेशेंट की राइट साइड है, ये पेशेंट की लेफ्ट साइड है। राइट साइड में एक इंसिजन पुट किया, जस्ट राइट साइड में बिलो द ब्रेस्ट आप देखोगे। इस इंसिजन का नाम पुट करिए इनबॉक्स में, फास्ट फास्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच, वी आर going to be reach 350. Thank you so much for trust on JNC जोधपुर। फटाफट आंसर पुट करिएगा। ये कौन सी सर्जरी में देते हैं और इस इंसिजन का नाम क्या है। रणवीर, बिल्कुल माय डियर। एकता, पूजा, प्रियंका, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों ने राइट आंसर पुट किया, मैक्सिमम बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है।
ओके, थैंक यू। बिल्कुल सही आंसर आपने पुट किया सभी ने। और इस इंसिजन को हम क्या बोलते हैं? कोस्टल इंसिजन। दूसरा इसका एक और नाम है सब कोस्टल इंसिजन। ध्यान से देखिएगा, इसी को हम दो नाम से प्रोनाउंस करते हैं। देखिए डियर, दो नाम से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। एक नाम इसका लिखा है कोचस इंसिजन, कोचस इंसिजन। दूसरा लिखा है सब कोस्टल इंसिजन। और ये हम कौन सी सर्जरी में देते हैं? कॉलीसिस्टेक्टमी। और कॉलीसिस्टेक्टमी कौन सी डिजीज में करने वाली सर्जरी है? कॉलीलिथियासिस। देखिए कॉलीलिथियासिस का मीनिंग होता है स्टोन फॉर्मेशन, स्टोन फॉर्मेशन इनटू द गॉल ब्लैडर, स्टोन फॉर्मेशन इनटू गॉल ब्लैडर, इनटू गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन होना कॉलीलिथियासिस कहलाता है। और दूसरा कॉलीसिस्टेक्टमी का मीनिंग होगा रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। इसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर रिमूव करने के ये जो इंसिजन देते हैं, उस इंसिजन का नाम क्या होगा? कोस्टल इंसिजन। उस इंसिजन का नाम क्या होगा? कोस्टल इंसिजन। राजेश, साउंड डबल आ रहा है, ऐसा नहीं, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। डबल वॉइस आ रही तो ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूं अपने टेक्निकल टीम को, फटाफट चेक करेंगे। आई थिंक डबल नहीं आना चाहिए, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। राहुल चौधरी, बिल्कुल माय डियर, हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं बिल्कुल। चेतन, साउंड डबल आ रहा है, हम देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, आप निश्चिंत रहे। साउंड प्रॉब्लम नहीं, डबल नहीं आ रहा, नहीं सर। ओके माय डियर, ओके माय डियर। तो ये तो बात हो गई कोस्टल इंसिजन की। ओके फाइन, हम लोग फर्दर एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैंने पुट किया एब्डोमिनल रीजन। देखिए डियर, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि एब्डोमेन में कौन सा रीजन कहां होता है। उसी के बिहाफ पे हम लोग पर्टिकुलर डिजीज के जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिम्टम को डिटेक्ट कर पाएंगे, उस सिम्टम को डिटेक्ट कर पाएंगे। फटाफट आप मुझे आंसर दीजिएगा कि एब्डोमेन में कितने रीजन होते हैं। पुट इट एवरीवन, एब्डोमेन में कितने रीजन होते हैं? फटाफट मुझे आप आंसर दीजिएगा। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, लिख भी रखा है। एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रीजन? एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रीजन? आई वाज पुट इट हियर। ओके ओके फाइन, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। 9 रीजन। ओके माय डियर्स, 9 से मैं एक चीज बता देता हूं। जब हम पढ़ेंगे लैरिंग्स, जब हम पढ़ेंगे लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है ये भी 9 कार्टिलेज से मिलकर बना। तो ध्यान से देखिएगा, एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 9 रीजन, abdomen consists of 9 region, your larynx consists of 9 cartilage, larynx consists of 9 cartilage। ध्यान से देखिएगा। ओके फाइन, शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूंगा 9 रीजन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि उन्हीं पे सारी चीजें हमारी यहाँ डिपेंड करेगी, उन्हीं पे सारी चीजें डिपेंड करेगी। सपोज डियर, दिस इज योर एब्डोमेन, दिस इज योर एब्डोमेन, दैट इज योर एब्डोमेन। और एब्डोमेन में मैंने बताया था 9 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? 9 रीजन होते हैं। दैट मीन्स हमने एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड किया। ये जो है ये राइट साइड है, ये जो है ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये ऊपर का पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन है। वी विल बी डिवाइड इनटू द 9 रीजन। 9 रीजन हमने डिवाइड किया। दूसरी बात, अब राइट साइड का जो हिस्सा है, राइट साइड का दिस पोर्शन, दैट वी कैन से राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। हम क्या बोलते हैं इसको? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, जिसको हम बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। डेफिनेटली राइट साइड का राइट हाइपोकॉन्ड्रियक होगा तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक हो जाएगा। लेफ्ट साइड का लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ये तो क्लियर हो गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक हो गया, लेफ्ट। मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा प्लीज साउंड का ध्यान से देख के साउंड क्लियर करें। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, और जो बीच का है इसको हम एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिगैस्ट्रिक रीजन।
देखिए एपिगैस्ट्रिक रीजन जानना इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी हम लोग पैप्टिक अल्सर पढ़ेंगे, उसमें 2 अल्सर पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर भी पढ़ेंगे, ड्यूडिनल अल्सर भी पढ़ेंगे। तो जब तक हमने को बेसिक नहीं पता होगा वी कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके फाइन। उसके बाद में ये तो बात हो गया राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। अब जब थोड़ा नीचे की ओर आएंगे, थोड़ा डाउन की ओर आएंगे, तो अपना पोर्शन कौन सा आता है? लंबर। कौन सा आता है? लंबर। राइट लंबर और लेफ्ट लंबर। दैट मींस डियर ये जो हिस्सा होगा इसको हम राइट लंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट लंबर। राइट लंबर रीजन, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वो पोर्शन है जो लंबर एरिया में हम लोग जब पढ़ते हैं किडनी, लंबर रीजन में किडनी का पेन भी पढ़ते हैं, ये वो पोर्शन जो ऑलमोस्ट लंबर वर्टिब्रा के लेवल में आता है। तो राइट लंबर रीजन, लेफ्ट वाला जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट लंबर रीजन। इसको हम क्या बोलेंगे यार? लेफ्ट लंबर रीजन। लेफ्ट लंबर रीजन काफी इजी है। दोनों लंबर के बीच में कौन होगा? अम्बिलाइकल। कौन होगा? अम्बिलाइकल। ये हिस्सा कौन सा हो गया? अम्बिलाइकल रीजन। अम्बिलाइकल रीजन। देखिए डियर हम जब हर्निया पढ़ेंगे, हर्निया के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली हम लोग पर्टिकुलर हर्निया का पता लगा लेंगे, अपेंडिक्स का पता लगा लेंगे, कॉलिलिथियासिस का पता लगा लेंगे। ये चीजें तभी पता चलेगा। देन और डाउन आएंगे तो दैट वी कैन से राइट साइड में राइट इलियक रीजन। ये इलियक बोन के पास होता है, इसको हम राइट इलियक रीजन बोलते हैं। राइट इलियक। और लेफ्ट वाला होगा इसको हम लेफ्ट इलियक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट इलियक रीजन। और जो बीच का पोष होता है, जो बीच का पोष होता है उसको हाइपोकॉन्ड्रियक हाइपोगैस्ट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। दैट मींस माय डियर we have 9 region in abdomen। 9 region in abdomen। प्रिया वॉइस क्लियर नहीं हो रहा माय डियर। मैं खुद टेक्निकल टीम को 10 बार बोल चुका हूं, वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो जो भी है फटाफट जल्दी ठीक हो जाएगा। यहां पर आप देखिएगा 9 रीजन मैंने पुट किया है। 9 रीजन मैंने क्या पुट किया है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, देन अम्बिलाइकल, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, और देन वी कैन से हाइपोगैस्ट्रिक। ओके फाइन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे रीजन, तो आपको पुट क्या करना? 9। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने रीजन क्यों बताया, इसके पीछे क्वेश्चन है, मैं अभी पूछूंगा आपको। ओके फाइन। नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं एब्डोमिनल क्वाड्रेट। एब्डोमिनल क्वाड्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से। एब्डोमिनल क्वाड्रेट, नंबर में क्वाड्रेट कितने हैं? नंबर में क्वाड्रेट कितने हैं? 4। कितने? 4। जैसे हम नहीं पढ़ते हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं? चैम्बर जो है हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। हार्ट के वॉल्स कितने होते हैं? हार्ट के वॉल कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। तो 4 क्वांटिटी में हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 वॉल होते हैं, और हमने क्वाड्रेट भी कितने पुट किए? 4। क्वाड्रेट भी कितने पुट किए? 4। ओके। अब ये 4 क्वाड्रेट के अगेन यहां पर पुट कर रहा हूं। सपोज दिस इज योर एब्डोमेन, दिस इज योर एब्डोमेन, और एब्डोमेन को हमने 4 क्वाड्रेट में डिवाइड किया। एब्डोमेन को हमने 4 क्वाड्रेट में डिवाइड किया। अगेन ये राइट साइड है, अगेन ये लेफ्ट साइड, और जो 4 क्वाड्रेट होंगे एब्डोमेन के, 4 क्वाड्रेट होंगे। क्वाड्रेट क्यों जरूरी ये भी बताऊंगा। 4 जो क्वाड्रेट होंगे ये आपका हो गया राइट साइड का, तो राइट लोअर क्वाड्रेट। राइट साइड का है तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइट लोअर क्वाड्रेट। उसके बाद में आएगा राइट अपर क्वाड्रेट। राइट अपर क्वाड्रेट। राइट अपर क्वाड्रेट। राइट लोअर हो गया, राइट अपर क्वाड्रेट हो गया। देन लेफ्ट साइड में जाएंगे, डेफिनेटली लेफ्ट अपर क्वाड्रेट। कौन होगा? लेफ्ट अपर क्वाड्रेट। लेफ्ट नीचे आएगा तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेट। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेट। दैट मींस हाउ मेनी क्वाड्रेट? 4। थैंक यू सो मच बालकृष्ण। 4 क्वाड्रेट पढ़ा। राइट अपर क्वाड्रेट, राइट लोअर क्वाड्रेट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेट। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से। क्वेश्चन ये पूछेंगे सीक्वेंस टू एग्जामिन, सीक्वेंस टू पैल्पेट क्वाड्रेट।
जब भी हम पेशेंट को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, जब भी हम पेशेंट को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते समय सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट को पैल्पेट करना है, फिर दूसरा कौन सा क्वाड्रेंट, फिर तीसरा कौन सा क्वाड्रेंट, और सबसे लास्ट में कौन से क्वाड्रेंट को पैल्पेट करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जब भी जब भी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट पैल्पेट किया जाएगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट। सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट पैल्पेट किया जाएगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट। बिल्कुल बिल्कुल एमआर, बिल्कुल आपने सही बताया माय डियर। दूसरे नंबर पे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, राइट अपर क्वाड्रेंट। पहले राइट लोअर फिर राइट अपर, क्योंकि नर्स जो है, डॉक्टर जो है, ऑलवेज दे आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, ऑलवेज दे आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट। तो सिंपली आपको याद रखना है, पहले राइट क्वाड्रेंट को, राइट लोअर को पैल्पेट किया, राइट अपर को पैल्पेट किया, और थर्ड नंबर पे कौन आएगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। थर्ड नंबर पे कौन आएगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और फोर्थ नंबर पे कौन आएगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। सबसे पहले किसको पैल्पेट किया, राइट लोअर क्वाड्रेंट, सबसे बाद में किसको पैल्पेट किया, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। मतलब आपको राइट लोअर क्वाड्रेंट, उसके बाद में राइट अपर क्वाड्रेंट, उसके बाद में लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और उसके बाद में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये ऑप्शन में आपको लिखा मिला, दैट मींस आपका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। आपका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, मिस्टर देवेंद्र कुमावत। ओके माय डियर, ओके माय डियर, थैंक यू सो मच फॉर योर फंटास्टिक कोऑपरेशन। क्योंकि 500 से ज्यादा बच्चे ऑलमोस्ट लाइव आ चुके हैं, और मैं सभी का जेएनसी परिवार की तरफ से, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन सभी का मैं जेएनसी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जेएनसी परिवार पे भरोसा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम और आप मिलकर के इस जर्नी को पूरा करेंगे, और जीत जो है वो हम सबकी होगी, जीत जो हम सबकी होगी। ओके, दैट्स गेटिंग एवरीवन। तो इसमें सिंपली याद रखने का और तरीका बताता हूं, उल्टा यू बनाना इंग्लिश का, उल्टा यू बनाना इंग्लिश का। और ये यू क्या इंडिकेट करता है, पैल्पेटिंग सीक्वेंस, पैल्पेटिंग सीक्वेंस। रवि वेरी गुड मॉर्निंग, पैल्पेटिंग सीक्वेंस। थैंक यू सो मच। तो दैट्स गेटिंग एवरीवन, दैट इज अ क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। अब बात आती क्वेश्चन की, अब बात आती क्वेश्चन की। मैं एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैंने पुट कर दिया ऑर्डर जो है, राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। एक क्वेश्चन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनता है कि हाई पिच साउंड ऑलवेज कहां सुनाई देगा। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। एग्जाम क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि हाई पिच साउंड कहां सुनाई देगा। जब हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बात करें, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सुनने के लिए हम लोग बाउल साउंड देखते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि हाई पिच जो साउंड है वो कौन से क्वाड्रेंट में, तो आपको आंसर लिखना है राइट लोअर क्वाड्रेंट। और राइट लोअर क्वाड्रेंट में कहां पर, इलियोसिकल एरिया। कहां पर, इलियोसिकल। थैंक यू सो मच 520, इलियोसिकल एरिया। देखिए डियर, ये आप पेशेंट का इंटेस्टाइन है, ये आपका हो गया असेंडिंग कॉलन। इधर कौन आ रहा है, ये आ रहा है इलियम। ये कौन आ रहा है, इलियम। ये कौन आ रहा है, इलियम। और जहां इलियम आकर के जहां जुड़ता है वो कौन सा एरिया होता है, सीकम। कौन सा एरिया होता है, सीकम। और फिर राइट साइड में अपेंडिक्स दिखता है। और ये जो एरिया, इसको इलियोसिकल जंक्शन बोलते हैं। और यही इलियोसिकल एरिया होता है राइट साइड में, कहां होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। कहां होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और इसी इलियोसिकल जंक्शन पे सबसे ज्यादा हाई पिच साउंड सुनाई दिया। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ईएसआईसी का एमसीक्यू है कि हाई पिच साउंड जो है ऑलवेज कौन से क्वाड्रेंट में सुनाई देगा। तो तुरंत आपको आंसर क्या लिखना है, राइट लोअर क्वाड्रेंट। आंसर क्या लिखना है, राइट लोअर क्वाड्रेंट। थैंक यू सो मच फॉर फैंटास्टिक रिस्पॉन्स फ्रॉम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन डियर। उसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। क्वेश्चन क्या बना है, बारबोरी गमी। मैंने कल आपको पढ़ाया था बारबोरी गमी, याद हो, मैंने बताया था रेंगलिंग साउंड है, बारबोरी गमी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन आता है कि बारबोरी गमी साउंड सुनने के लिए स्टेथो कहां लगाना, तो आपको आंसर क्या लिखना, कहां लिखना है, दैट इज अ स्टोमक, दैट इज अ स्टोमक, दैट इज अ स्टोमक। ओके फाइन डियर, ये तो बहुत इजी और क्विक रिमेंबरेबल क्वेश्चन था। अब मैंने क्वेश्चन पुट अप किया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अर्पिता थैंक यू सो मच माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहां पर आप देखिएगा, मैंने एक इमेज पुट किया है, और इमेज में चारों क्वाड्रेंट आपके सामने पुट किया। ध्यान से देखिएगा, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है, राइट अपर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है
to palpate tenderness of the adult appendix, where should you begin? अब पता करना है कि अपेंडिक्स की टेंडरनेस को पता लगाने के लिए कौन से क्वाड्रेट में पैल्पेशन करेंगे. आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी. आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी. मैं ऑप्शन यहां पर आपको दे रहा हूं. राइट लोअर क्वाड्रेट, राइट अपर क्वाड्रेट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेट. आई थिंक दिस इज अ वे हाउ टू आस्क कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन इन अ क्वाड्रेट. सीक्वेंस पूछते हैं, साउंड का पूछते हैं, और यहां मैंने क्वेश्चन पुट अप किया है कि पैल्पेट टेंडरनेस ऑफ अडल्ट अपेंडिक्स. देखिए डियर, आप सभी को पता है कि अपेंडिक्स का लोकेशन कहां होता है. अपेंडिक्स का लोकेशन कहां होता है, और अपेंडिक्स की टेंडरनेस का पता लगाने के लिए कौन सा क्वाड्रेट से नर्स पैल्पेट करना या डॉक्टर पैल्पेट करना स्टार्ट करेगा. ए बी सी डी. पुट इट आंसर फास्ट. पुट इट एवरीवन. आई वांट फ्रॉम एवरीवन. वेयर आर यू? ए बी सी डी. फटाफट आंसर पुट करिएगा. आई वांट टू नो कि वेयर यू आर. ग्रेट कॉपरेशन माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ऑलमोस्ट बच्चों ने 100% बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है, और दैट इज अ वे हाउ टू आस्क एमसीक्यू फ्रॉम क्वाड्रेट. अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट नहीं किया है. मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो कॉमनली रिपीटेटिव फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. रिपीटेटिव फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, थैंक यू. वी आर क्रॉसिंग 550. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन फॉर ट्रस्ट ऑफ जेएनसी जोधपुर. तो राइट आंसर राइट लोअर क्वाड्रेंट बिल्कुल माय डियर लॉक कर दिया है, और आपका आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है. एब्सोल्युटली करेक्ट है. ओके फाइन. ओके फाइन. वी विल गो फर्दर. वी विल गो फर्दर. नेक्स्ट मैंने कुछ वो पॉइंट पुट किए जो बार बार आपको स्ट्राइक करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. मैंने यहां पुट किया इकोलाई. देखिए डियर, इकोलाई, पोलियो वायरस, साल्मोनेला टाइफी, ये आपके बॉडी में कौन से ऑर्गन में फाइंड आउट होता है. दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इकोलाई कौन से ऑर्गन में पाया जाता है. उसके अलावा पूछते हैं साल्मोनेला टाइफी कौन से ऑर्गन में पाया जाता है, पोलियो वायरस कौन से ऑर्गन में पाया जाता है. तो आपको सीधा आंसर लिखना इंटेस्टाइन. सीधा आंसर लिखना इंटेस्टाइन. इकोलाई. देखिए डियर, इकोलाई जो है, इकोलाई जो है that is the most common causative organism, most common causative organism responsible can cause urinary tract infection, can cause UTI. This is your competitive exam question. सीधा क्वेश्चन आएगा कि which is the most common cause a responsible can cause UTI. A responsible can cause UTI. यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज कौन होगा. तो आपको आंसर क्या लिखना है, इकोलाई. मैं यहाँ 4 से 5 एमसीक्यू बताऊंगा इकोलाई पे जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं. और ध्यान रखना, एक एक माइनर टू माइनर थिंग्स विल हेल्पिंग टू बिल्ड अप टू रीच गवर्नमेंट जॉब माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ध्यान रखिएगा, माइनर टू माइनर चीजें आपको होल्ड करना है. देन यू शुड मेक बिग धमाका in coming exam, even we can say in Delhi exam. Okay fine. यहां पर मैंने पुट किया मोस्ट कॉमन कॉज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटीआई. आपने आंसर लिखा है इकोलाई. दूसरा, ये जो इकोलाई है, इकोलाई जो है ये 50% रिस्पॉन्सिबल होता है. 50% रिस्पॉन्सिबल होता है. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नोजोकॉमियल. डियर, नोजोकॉमियल, नोजोकॉमियल बोल सकते हैं, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन. हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इंफेक्शन है उसमें भी लगभग 50% रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इकोलाई. 50% रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इकोलाई. देखिए, 2 क्वेश्चन हमने यहां पर फाइंड आउट किया है. मोस्ट कॉमन कॉज फॉर यूटीआई आपको इकोलाई लिखना है. मोस्ट कॉमन कॉज के बाद हमने पूछा 50% नेजोकॉमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है. तो आपको आंसर अगेन क्या लिखना है? इकोलाई. अगेन क्या लिखना है? इकोलाई. दैट्स गेटिंग एवरीवन. दैट्स गेटिंग एवरीवन. ओके फाइन. ओके फाइन. ये तो बात हो गई इकोलाई की. उसके अलावा फर्दर मैंने पूछा है पोलियो वायरस, साल्मोनेला टाइफी, ये कहां होता है? इंटेस्टाइन में. आप सभी ने आंसर भी पुट किया. नेक्स्ट देखते हैं पेयर पैचेस. देखिए डियर, पेयर पैचेस जो है ये फेगोसाइटिक सेल होता है. Pair patches secrete from the ileum and found in the small intestine. देखिए माय डियर, जब भी
हम क्लियरली पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मैक्सिमम या कंप्लीट करता है केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट करता है। बिल्कुल माय डियर, जेआईएनसी है तो भरोसा है, जेआईएनसी है तो सिलेक्शन है, जेआईएनसी है तो गारंटी है, क्वालिटी है, डिसिप्लिन है, और जेएनसी है तो मुमकिन है। ये आप लोग बिल्कुल पिछले 20 दिन से जेएनसी को वॉच करके आपने भी साबित कर दिया कि यू आर वेरी पंक्चुअल और सिंसियर स्टूडेंट विच इज आर रिस्पॉन्सिबल टू डू द हार्ड वर्क। ओके फाइन। देखिए यार, सिक्रेट फ्रॉम इलियम फाउंड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पेयर पैचेस जो है ये वो सेल होते हैं जो क्या करते हैं, सिक्रेट कहां से हो रहे हैं, इलियम से। कहां से हो रहे हैं, इलियम, और रीच कहां करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जुजिनम में पहुंचते हैं। जब भी आप फूड को फूड को पुट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, और आपका फूड जैसे मेटाबॉलिज्म के बाद में ब्लड में एंटर होता है, एंटर होने से पहले उसमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम कौन करता है, पेयर पैचेस। दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक आपने सुना होगा कूपर सेल, एक आपने सुना होगा कूपर सेल, और ये कूपर सेल का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कूपर सेल कहां होता है। सीधा आपको आंसर क्या लिखना है, लीवर। कहां होता है, लीवर। कहां होता है, लीवर। एग्जाम में पूछा जाता है कूपर सेल, कूपर सेल कहां पाया जाता है, आपको क्या लिखना, लीवर। क्योंकि माय डियर, लीवर से जब ब्लड हिपेटिक वेन से होता हुआ इंफीरियर वेना कावा से होता हुआ राइट एट्रियम में एंटर करता है, उस ब्लड में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम कौन करता है, कूपर सेल। दूसरी बात, एक हम पढ़ते हैं डस्ट सेल, एक हम पढ़ते हैं डस्ट सेल, और ये कहां पाया जाता है डस्ट सेल, ये लंग्स में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, लंग्स में। ये सारे फेगोसाइटिक सेल, ये जो सारे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटिक सेल, इनको हम बोलते हैं फेगोसाइटिक। देखिए डियर, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट्स गेटिंग एवरीवन कि फेगोसाइटोसिस या फेगोसाइटिक सेल कौन है, कूपर सेल है, डस्ट सेल है। कूपर सेल मैंने लीवर में बताया, डस्ट सेल मैंने लंग्स में बताया, देन पेयर पैचेस मैंने कहां बताया, इंटेस्टाइन में। कहां बताया, इंटेस्टाइन में। ओके माय डियर, ओके माय डियर, वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट मैंने पुट किया है केमिकल डाइजेशन जो कहां कंप्लीट होता है। केमिकल डाइजेशन आपके बॉडी में कौन से ऑर्गन में कंप्लीट होता है, तो आपने आंसर लिखा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या लिखा, स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत सारी चीजें हम इंटेस्टाइन से रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्गेस्ट इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट इंटरनल ऑर्गन, लॉन्गेस्ट इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। और ये लगभग 5 मीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है, 5 मीटर लॉन्ग होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच इज द इंटरनल लॉन्गेस्ट ऑर्गन, विच इज द इंटरनल लॉन्गेस्ट ऑर्गन, तो आपको आंसर क्या पुट करना होगा, दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत सारी चीजें इससे रिगार्डिंग हम फर्दर पढ़ेंगे। ओके माय डियर, उसके अलावा और क्या क्वेश्चन यहां पर मैंने पुट किया है, मैंने पुट किया इंटेस्टाइनल टीबी अफेक्ट इलियम पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। देखिए डियर, टीबी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि पेशेंट को इंटेस्टाइनल टीबी होता है तो इंटेस्टाइनल टीबी कौन से पार्ट को अफेक्ट करेगी, आपको लिखना इलियम। क्या लिखना, इलियम। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जूजिनम एंड इलियम। इलियम को हम टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, इलियम को हम टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। तो दैट मींस माय डियर, सीधा पूछे इंटेस्टाइनल टीबी जो है वो मोस्ट कॉमन कौन से इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, इलियम। इसको हम कभी कभी टर्मिनल इलियम बोलते हैं, कभी कभी हम इसको टर्मिनल इलियम बोलते हैं। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होना, इसका भी आंसर क्या होगा, इलियम। इसका भी आंसर क्या होगा, इलियम। दैट्स गेटिंग, गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, गॉट इट, थैंक यू सो मच। वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट मैंने पुट किया लैक्टियल, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लैक्टियल। देखिए डियर, हम लैक्टियल की बात करें तो एक तरह की लिम्फेटिक वेसल्स है। लैक्टियल जो है ये लिम्फेटिक वेसल्स है, और ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहां प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसका काम होता है टू एब्सॉर्ब एंड डाइजेस्ट फैट। देखिए डियर, मैं बताना चाहूंगा फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसमें हम पढ़ते हैं ए, डी, ई, के, ये सभी कौन है, फैट सोल्यूबल, और रिमेनिंग कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो है उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लैक्टेज, और लैक्टेज वहां से कैरी करके कहां ले जाता है, इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड वेसल्स। ओके, थैंक यू सो मच अनिल बिश्नोई, थैंक यू माय डियर। विष्णु, बिल्कुल बिल्कुल, संध्या बहुत सही माय डियर, सुप्रिया, कुर्बान अली, इमरान शेख,
बिल्कुल लिखा, वी आर पैल्पेबल इन द लेफ्ट क्वाड्रेंट अपेंडिसाइट बिकॉज वेरी गुड वी आर, वो अलग अलग सिम्टम है माय डियर, मैं आपको अपेंडिसाइटिस में पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करें, बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, क्योंकि हम जिस चीज की जगह वहां पढ़ेंगे तो मजा आएगा। हम लोग एक एक ऑर्गन एनाटॉमी के क्वेश्चन और उसमें होने वाली डिजीज के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अब मैं यहां कभी पेप्टिक अल्सर में घुस जाऊं, कभी कहीं चला जाऊं, आपको मजा नहीं आएगा। हम उस हर ऑर्गन को क्लियर करते हुए चलेंगे एमसीक्यू के साथ, उस डिसऑर्डर को क्लियर करते हुए चलेंगे एमसीक्यू। एक जगह मिक्स विक्स बनाऊंगा तो आपको कुछ भी भेजे में नहीं घुसेगा, ध्यान रखना, कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, कचरा बन जाएगा और एक पेज भरोगे आप 4 घंटे बाद, नहीं तो आप सिस्टमेटिक सारी चीजें आप रिमेंबर कर लोगे, ये मेरा वादा आपसे। जेएनसी है तो क्वालिटेटिव स्टडी हमेशा ध्यान रखना। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जहां जो टॉपिक और जहां सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको वहां डिस्कस किया जाना। एक ही जगह कचरा बनाने से आउटपुट नहीं मिलता, आउटपुट नहीं मिलता। घंटे भरा जा सकते हैं, घंटे भरे जा सकते हैं, बट यदि हमें आउटपुट चाहिए और सिलेक्शन चाहिए तो उस ऑर्गन की जगह वही सारी चीजें मुझे आपको बतानी होगी, देन ओनली वी आर कैपेबल टू गेट सिलेक्शन। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय डियर। फर्दर हमने पुट किया यहां पर ओके, कुछ टेक्निकल चीजें यहां पर भी तकलीफ दे रही, मुझे परेशान कर रही है ऑलवेज, बट कोई इश्यू नहीं, हम भी उससे जंग लड़ते रहेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, तकलीफ दे होती है, बट कर भी क्या सकते हैं। यहां मैंने 4-5 क्वेश्चन एक साथ पुट किए हैं और ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा बाइल। देखिए डियर, बाइल जो है ये फैट और फैटी एसिड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। देखिए माय डियर, बाइल जो एक सेल है इसका नाम है हिपेटोसाइट, एक सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट। और ये हिपेटोसाइट जो सेल है ये कहां प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा लीवर में। कहां प्रेजेंट होता है, लीवर में। और इसका काम क्या होता है, टू सिक्रीट बाइल। किसको सिक्रीट करता है, बाइल। और लगभग 500 से 1000 ml इन 24 आवर्स, मतलब 500 से 1000 ml 24 आवर्स में बाइल का सिक्रेशन होता है, बाइल का सिक्रेशन होता है। लगभग आप देखोगे 500 से 1000, मैं बता रहा हूं नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ बाइल इन 24 आवर्स। आपसे क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको आंसर क्या लिखना है, 500 to 1000 ml। मैंने यदि आपको याद दिलाने का बताऊं तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कोलेस्टोमी इरिगेशन, और कोलेस्टोमी इरिगेशन मैंने बताया था 500 से 1000 ml ल्यूक वार्म 100 डिग्री फ़ारेनहीट का टेम्परेचर का हम वाटर यूज करते हैं, आपको रिमेंबर होगा। ओके माय डियर, अब ये बाइल क्या करती है, बाइल फैट को ब्रेक करती है, बट ये टेम्पररी स्टोर कहां होती है, ये जो है ये टेम्पररी रिजर्व कहां रहती है, रिजर्व कहां रहती है, गॉल ब्लैडर में। कहां रहती है, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में। और इसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। इसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट और फैटी एसिड, ये इसका फंक्शन है। एग्जाम में कभी कभी फंक्शन पूछते हैं, कभी कभी फंक्शन पूछते हैं, और कभी कभी सीधा पूछेंगे कि बाइल का प्रोडक्शन कौन सा सेल करता था, हिपेटोसाइट। और सेल किसमें होता है, लिवर में। देन बाइल का 24 आवर में प्रोडक्शन क्या, 500 से 1000 ml। तीसरा, बाइल टेम्पररी रिजर्व कहां रहती है, गॉल ब्लैडर में। और बाइल का काम क्या है, फैट को ब्रेक करना, टू ब्रेक डाउन ऑफ द फैट और फैटी एसिड। ओके फाइन। दूसरा मैंने पुट किया यहां पर काइम। दूसरा मैंने पुट किया काइम, जिसको हम बोलते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसको हम बोलते हैं पार्शियली डाइजेस्ट फूड, दैट इज अ काइम। और ये काइम कहां होता है, स्टोमक में। ये काइम कहां होता है, ये स्टोमक में होता है। ये स्टोमक का फंक्शन है कि फूड को पार्शियली डाइजेस्टेड के रूप में प्रिपेयर किया जाता है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मैंने पुट किया नॉर्मल पोर्टल प्रेशर इज 5 to 10 mm of Hg और 7 to 14 cm H2। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द नॉर्मल पोर्टल प्रेशर, व्हाट इज द नॉर्मल पोर्टल प्रेशर। देखिए डियर, पोर्टल वेन में आगे लिवर सिरोसिस में डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। इतना याद रखना, पोर्टल वेन का जो प्रेशर है वो 5 to 10 mm of Hg होता है और 7 to 14 cm H2 होता है। क्योंकि पोर्टल वेन प्रेशर बढ़ेगा तो मेनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशन कॉज होगा, इसोफेजियल वेराइसिस होगा, एसाइटिस होगा, एडिमा होगा, मेनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके फाइन। उसके अलावा मैंने पूछा बाइलरी ट्रैक्ट प्रेशर। देखिए, बाइलरी ट्रैक्ट प्रेशर 5 से 10 सेंटीमीटर H2 होता है। क्योंकि बाइलरी ट्रैक्ट ऑर्गन में कौन आता है, मेनली बाइलरी ट्रैक्ट ऑर्गन में मेनली कौन आता है, पैनक्रियाज आएगा। इधर से कौन आएगा, इधर से आपका गॉल ब्लैडर आएगा, लिवर आएगा, और ये दोनों तीनों कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं, अपन क्या बोलते हैं, बाइलरी ट्रैक्ट। और बाइलरी ट्रैक्ट का प्रेशर कितना होगा, 5 to 10 सेंटीमीटर
H2, 5 to 10 सेंटीमीटर H2। ओके माय डियर, ओके माय डियर। उसके बाद मैंने पूछा लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट। देखिए डियर, जीआई ट्रैक्ट की लेंथ पुट की मैंने, और जीआई ट्रैक्ट की लेंथ पे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से बताता हूं मैं आपको। लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट, देखिए जीआई ट्रैक्ट की हम बात करें, सपोज ये एक पर्सन है, इसका नाक है, ये मुंह है, माउथ के बाद में ये आपका इसोफेगस, फेरिंग्स आ गया, देन इसोफेगस आ गया, इसोफेगस के बाद में आपने देखा स्टोमक आ गया, और स्टोमक के बाद में आपने देखा ड्यूडिनम आ गया। ड्यूडिनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। देन आपने देखा जुजिनम आ गया, जुजिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट होता है। देन आपने देखा इलियम आ गया, इलियम वो पोर्शन है जो जाकर के कहां जुड़ते, लार्ज इंटेस्टाइन, कहां जुड़ते, लार्ज इंटेस्टाइन। और इलियम जैसे आपका जुड़ेगा तो कौन होगा, सीकम, ये कौन हो गया, अपेंडिक्स, कौन हो गया, अपेंडिक्स। देन असेंडिंग कॉलन, देन असेंडिंग कॉलन, देन माय डियर ट्रांसवर्स कॉलन, then transverse colon, then descending colon, then descending colon, then sigmoid colon, then sigmoid colon, then rectum, then anal canal, और लास्ट ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एनस। ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एनस। दिस इज द जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दैट मींस माय डियर, स्टार्ट कहां से हो रहा है, माउथ से। स्टार्ट कहां से हो रहा है, माउथ से, और एंड कहां हो रहा है, एनस तक। एंड कहां हो रहा है, एनस। ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम माउथ टू एनस, फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ टू एनस जो है दैट इज अ जीआई ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, जीआई ट्रैक्ट। और जीआई ट्रैक्ट का मतलब डियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और मैं बताना चाहूंगा इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार नाल। यहां पर 3-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, मैं बताना चाहूंगा। द बिगिंस फ्रॉम द माउथ एंड विद द एनस, इसको हमने क्या बोला, जीआई ट्रैक्ट। और इस जीआई ट्रैक्ट की लेंथ जो है वो 5 to 7 मीटर होगा, 5 to 7 मीटर होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछेंगे कि मीटर को जब हम फीट में कन्वर्ट करेंगे, तो कभी कभी एग्जाम में फीट में पूछते हैं, तो 16.5 to 23 फीट। ये किस में होता है, ये लिविंग पर्सन में होता है। लिविंग का मतलब आप और हम में, जो जिंदा है, जो लिविंग पर्सन है, जो लिविंग पर्सन है, जो जिंदा है, उस लिविंग पर्सन के अंदर 5 to 7 मीटर। हाउ मच लॉन्ग, जीआई ट्रैक्ट 5 to 7। देन माय डियर, यदि पेशेंट कैडेवर है, कैडेवर का मतलब मरीज की डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद में क्या होगा, मसल टोन लॉस होगा, जिसको अटोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटोनिया। अटोनिया का मतलब होगा that will be loss of muscle tonicity। इसका मीनिंग होगा loss of muscle tonicity। और मसल टोन जब लॉस हो जाएगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट मीन्स माय डियर, क्वेश्चन सीधा पूछेंगे कि कैडेवर वाले पेशेंट, क्वेश्चन आएगा कैडेवर वाले पेशेंट में जीआई ट्रैक्ट की लेंथ कितनी होगी, 7 to 9 मीटर। और 7 to 9 मीटर का मतलब 23 से 29.5 फीट। दो चीजों का विशेष ध्यान रखना, कैडेवर और लिविंग। कैडेवर का मतलब डेथ होने के बाद, लिविंग का मतलब वी आर देयर। दैट विल बी लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट। दैट्स गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन, ओके फाइन। अभी हमने जीआई ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं किया, बट वो सारी चीजें हम डिस्कस करना चाहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम उस सारी चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि कहीं भी आपको कोई इश्यू क्रिएट नहीं होगा। कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन आपको दिखेगा तो यू आर एबल टू राइट आंसर, एबल टू राइट आंसर। नेक्स्ट एक छोटा सा ऑर्गन है यूवेला। देखिए नेक्स्ट एक ऑर्गन है। थैंक यू सो मच फॉर क्रॉसिंग 600, मोर देन 600। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जेएनसी पे भरोसा करने के लिए, और आप सभी का दिल से शुक्रिया, इतना ट्रस्ट और इतनी उम्मीद दिखाने के लिए। मैं आपके इस भरोसे पे खरा उतरूंगा, और मैं वादा करता हूं पूरा क्रैश कोर्स फ्री पढ़ाऊंगा। पूरा क्रैश कोर्स का मतलब होता है सारे सब्जेक्ट, और फ्री का मतलब नो फीस, बिकॉज जेआईएनसी वांट योर सिलेक्शन, माई सेल्फ आई वांट योर सिलेक्शन। और हमें वो हर चीज को डिस्कस करना है जो एग्जाम में आती है। और ये क्रैश कोर्स है डियर। कंप्लीट कोर्स जो होता है वो अलग होता है। क्रैश कोर्स में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, क्वेश्चन टू क्वेश्चन जाएंगे। और जो जेएनसी ने कोर्स रिलीज किया है वह कंप्लीट थ्योरी स्टडी करेंगे,
एक एक चीज को पढ़ेंगे, कैसे हुआ, कहां से आया। थैंक यू सो मच। यूवेला मैंने पुट किया है, कर्ड फोल्ड ऑफ मसल्स हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिड लाइन। देखिए आप सभी ने देखा होगा, जब माउथ को हम ओपन करते हैं, जब हम माउथ को ओपन करते हैं और माउथ में आपने देखा होगा इस तरह का एक हैंगिंग ऑर्गन होता है, इस तरीके के हैंगिंग ऑर्गन होता है। इस हैंगिंग ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? यूवेला। इसका भी फंक्शन है, इसका भी फंक्शन है। इस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? यूवेला। क्या बोलते हैं? यूवेला। ध्यान से देखिएगा, यूवेला ओरल कैविटी में एक हैंगिंग लटकता ऑर्गन होता है। जब मुंह फाड़ते हैं अपन तो एक लटकता हुआ ऑर्गन दिख रहा है, दैट ऑर्गन वी कैन से यूवेला। ये तो बात हो गई यूवेला क्या है, कहां होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम यहां डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूवेला काम क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूवेला? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूवेला? देखिए डियर, मूव सुपीरियरली टू क्लोज ऑफ द नेसोफैरिंक्स, प्रिवेंटिंग फूड एंटरिंग इनटू द नेजल कैविटी, प्रिवेंटिंग फूड एंटरिंग इनटू द नेजल कैविटी। कई बार आपने देखा होगा जब हम लोग वॉमिटिंग करते हैं, जब वॉमिटिंग करते हैं तो रिगर्जिटेशन होता है, तो फ्लो में फूड कम बैक आता है, और वो फूड जैसे ही नेसोफैरिंक्स में जाएगा तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा तो एस्पिरेटरी या एस्पिरेशन कर सकता है। तो यूवेला क्या करता है? जैसे ही आप स्टोमक कंटेंट बाहर निकालोगे तो यूवेला आकर के कहां होल्ड हो जाएगा? कहां होल्ड हो जाएगा? जस्ट क्लोज ऑफ द नेसोफैरिंक्स, जस्ट क्लोज ऑफ द नेसोफैरिंक्स, जिसकी वजह से फैरिंक्स में फूड को एंटर होने से रोका जा सकता है, जिसकी वजह से फैरिंक्स में फूड को एंटर होने से रोका जा सकता है। दैट मींस माय डियर, फंक्शन ऑफ यूवेला बहुत आसान और इजी है कि मूव सुपीरियरली क्लोज ऑफ, मतलब किसको क्लोज ऑफ कर रहा है? नेसोफैरिंक्स। नेसोफैरिंक्स किसका पार्ट है? नेसोफैरिंक्स फैरिंक्स का पार्ट है। इसकी वजह से नोज में, इसकी वजह से नोज में फूड को इंसर्ट होने से प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। और यदि माय डियर यूवेला काम नहीं कर रहा है, यदि यूवेला काम नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है? नेजल रीगजिटेशन। देखिए डियर, नेजल रीगजिटेशन, मैं आपको बताना चाहूंगा, रीगजिटेशन का मीनिंग होता है बैक फ्लो। रीगजिटेशन को हम क्या बोलते हैं? बैक फ्लो, बैक फ्लो। आपने देखा होगा शादी में जब जाते हैं हम लोग, शादी में जब हम जाते हैं तो हम दबा के खाना खा के आते हैं, क्योंकि अपने को पता होता है नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कब दोबारा शादी में पार्टी में कब जाना पड़े। तो फिर घर पे आने के बाद क्या होता है? रीगजिटेशन, बैक फ्लो। फूड बार बार कह रहा मैं बाहर आऊंगा, तो दैट वी कैन से रीगजिटेशन, बैक फ्लो। गॉट इट एवरीवन? ओके डियर, वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट मैंने पुट किया यहां पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये दिल्ली एम्स का फेवरेट एमसीक्यू है, दिल्ली एम्स का फेवरेट एमसीक्यू है। क्वेश्चन क्या आएगा मैं वो भी बताऊंगा। ये इमेज बेस भी आता है और ये थ्योरी बेस भी आता है, इमेज बेस भी आता है, थ्योरी बेस भी आता है। बिल्कुल समीर, एब्सोल्युटली फाइन माय डियर, यू कैन सी एवरीवन, आई पुटेड मार्कर। देखिए सेलो टैप से मार्कर लगा रखा है, आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। आपकी एनर्जी, आपको देख के ये दर्द गायब हो जाता है। आई ऑलवेज हैव पेन, बट आपको देख के दर्द गायब हो जाता है और एक खूबसूरत एनर्जी शरीर में लौट आती है, और बार बार मन करता है आप लोगों को टीच करके आपके गोल तक पहुंचाने का, आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का। थैंक यू, थैंक यू। यहां मैंने पुट किया है वुंड डैशेस, सेपरेशन ऑफ वुंड एजेस एट द सूचर लाइन यूजुअली अकर। ध्यान से पढ़ना। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूं ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं एब्डोमिनल सर्जरी के, ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं एब्डोमिनल सर्जरी के। एक हम पढ़ेंगे वुंड डैशंस, एक पढ़ेंगे वुंड एविसरेशन, एक पढ़ेंगे वुंड एविसरेशन। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने पुट किया वुंड डैशंस, सेपरेशन ऑफ वुंड। डैशंस का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ वुंड एजेस एट द सूचर लाइन यूजुअली अकर। यूजुअली अकर, मैं इसका मीनिंग बताऊंगा आपको। यूजुअली अकर 1 to 2 days after surgery, 3 to 6 days after surgery, 6 to 8 days after surgery, within 24 hours. It's very, very important for your competitive exam purpose, my dear. Put it right answer, everyone. Put it, everybody. Thank you, Arpita. फटाफट राइट आंसर को पुट करिएगा सभी। I want right answer from everyone. देखिए डियर, सेपरेशन ऑफ वुंड एजेस मैंने यहां पर लिखा है। सपोज ये आपका एब्डोमेन है, ये आपका एब्डोमेन है, और सर्जरी हुआ तो ये सूचरिंग हुआ, ये सूचरिंग हुआ। डैशंस का मतलब डी से याद रखना डिवीजन,
क्या डिवीजन हो रहा है? वुंड एजेस एट सूचर लाइन। डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। वुंड का जो एक किनारा है ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। इस सेपरेशन को क्या बोलते हैं अपन? डैशन। सेपरेशन को क्या, मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। सेपरेशन को क्या बोलते हैं? डैशंस। फटाफट आंसर पुट करेगा विच इज द राइट आंसर। इफ यू हैव राइट आंसर पुट इट एवरीवन। कुछ बच्चे बी लिख रहे हैं, कुछ बच्चे डी लिख रहे हैं। राइट आंसर पुट करिएगा। विमला आपने 3 to 6 डेज लिखा। मैंने यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए है। आई वॉन्ट राइट आंसर। ये दिल्ली एम्स का एमसीक्यू है और राइट आंसर बताया तो आपका सिलेक्शन श्योर माय डियर, ध्यान रखिएगा। पुट इट एवरीवन। आई वॉन्ट फ्रॉम एवरीवन। सब बस keep it up, keep it up, keep it up. That I want from my future nursing officers. शुक्रिया नेहा, शुक्रिया माय डियर। ऑसम, बहुत बढ़िया। यही आंसर मुझे आपसे उम्मीद थी और मैक्सिमम लोगों ने राइट आंसर पुट किया है। और ये क्वेश्चन 2 फॉर्म में पूछते हैं, मैं दोनों बताऊंगा। 6 to 8 डेज आफ्टर सर्जरी। देखिए डियर, पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है। एब्डोमिनल सर्जरी होने के अगले 6 to 8 डेज के बाद यदि सूचर जो है वो अपनी जगह से सेपरेट हो जाए, सूचर अपनी जगह से डिवाइड हो जाए जहां सूचरिंग किया है, डेशंस डिवीजन, याद रखना, मैं याद अभी करवाऊंगा आपको। डेशंस का मतलब डिवीजन और डिवीजन का मतलब किसका? सूचर का। किसका? सूचर का। कब होता है? सर्जरी के 6 to 8 डे आफ्टर। 6 to 8 डे आफ्टर। ओके माय डियर, ओके। इसके साथ मैंने एक और टर्म्स पुट किया है, वुंड एविसरेशन। देखिए डियर, दोनों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वुंड एविसरेशन, प्रोट्रूशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन थ्रू द इंसिजन 6 to 8 डे आफ्टर सर्जरी। मतलब दोनों का ड्यूरेशन बराबर। दोनों का ड्यूरेशन कितना? 6 to 8 डेज। ये तो क्लियर हो गया यहां पर। अब इसका मीनिंग कैसे याद करना है? अब इसका मीनिंग याद कैसे करना है? मैं एक तरफ इमेज पुट कर रहा हूं जिसमें हम देखेंगे डैशंस, एक तरफ इमेज पुट कर रहा हूं जिसमें हम देखेंगे एविसरेशन, जिसमें हम क्या देखेंगे? एविसरेशन। ये थे पेशेंट के सूचर और सूचर लगाने के अगले 6 to 8 डेज के बाद में क्या हुआ? सूचर जो है ये डिवाइड हो गया। सूचर जो क्या हुआ? डिवाइड हो गया। और डी से याद रखना है डेशंस। इजी टू रिमेंबर। यदि सूचर अपनी जगह से सेपरेट हो गया, सूचर अपनी जगह सेपरेट हो गया तो डिवाइड होने को बोलते सेपरेशन। तो सेपरेशन बोला तो हमने क्या लिखा? दैट इज अ डेहिशंस। दूसरा टर्म्स एविसरेशन। देखिए डियर, एक टर्म लिखा है प्रोट्रूशन। प्रोट्रूशन का मतलब होता है उठा हुआ। प्रोट्रूशन का मतलब होता है उठा हुआ। देखिए, उठा हुआ या आउटसाइड में जो पार्ट आता है उसको हम प्रोट्रूशन बोलते हैं। अब क्या होगा? एक पेशेंट था, उस पेशेंट को सर्जरी होने के बाद सूचर्स निकला और सूचर लगाने के बाद में 6 से 8 दिन के बाद में अंदर का जो ऑर्गन है वो बाहर की ओर प्रोट्रूड हो गया। बाहर की ओर प्रोट्रूड हो गया। देखिए डियर, डिफरेंस देखिए, बाहर की ओर प्रोट्रूड हुआ, उसको हमने क्या बोला? वुंड एविसरेशन। ई से याद रखना एग्जिट, ई से याद रखना एग्जिट। अभी याद करना है दोनों वर्ड अभी याद करना है, क्योंकि और क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं, इमेज भी बताने वाला हूं। डेशंस कैसे दिखेगा, एविसरेशन कैसे दिखेगा। दोनों एब्डोमिनल सर्जरी के अगले 6 to 8 डेज के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन का कॉज क्या होता है? ओबेसिटी हो सकता है। ओबेसिटी कैन कॉज इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से या तो सूचर सेपरेट होगा या अंदर का ऑर्गन बाहर की ओर आएगा। दैट मींस ओबेसिटी हो सकता है, इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हो सकता है, उनकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन कॉज होंगे। तो डेशन से याद रखना डिवीजन, सेपरेशन। एविसरेशन से याद रखना एग्जिट, बाहर आना, प्रोट्रूड होना। दोनों 6 to 8 डे आफ्टर सर्जरी। ओके फाइन डियर, ओके फाइन। अब फर्दर क्या क्वेश्चन यहां पर बनेंगे मैं वो भी डिस्कस करूंगा। मोस्ट कॉमन किस में होता है? ओबेस क्लाइंट हु हैव had abdominal surgery or who have poor wound healing ability। मतलब देखना बेटा, मोटापा खतरनाक है। वैसे नर्सिंग ऑफिसर्स को मोटापा जॉब लगने तक तो नहीं होता, जॉब लगने के बाद हो सकता है, क्यों? तब तक जो अपनी लाइफ होती है सब आप और हम जान सकते हैं। थैंक यू, लव यू टू माय डियर। तो दैट गेटिंग
गेट इट एवरीवन कि मोस्ट कॉमन जो है कौन से लोगों में होता है, ओबेस पीपल में होता है। और ओबेस पीपल में होने का काम क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से। ओके माय डियर, एक और मैंने पुट किया, वुंड एविसरेशन इज एन इमरजेंसी। अब क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए डियर, क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में वो भी आपको बताना चाहूंगा। मैंने लिखा है एविसरेशन जो है ये इमरजेंसी है। एक तो सूचर का सेपरेट होना डेशंस कहलाता है, अंदर के ऑर्गन का बाहर निकलना एविसरेशन कहलाता है। तो सबसे पहले किसको ट्रीट करना है, जो ऑर्गन बाहर निकला है उसको अंदर डालना है। तो दोनों में इमरजेंसी कौन हुई, दोनों में इमरजेंसी कौन सी हुई माय डियर, दोनों में इमरजेंसी कौन सी हुई। आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कंडीशन या कौन से वुंड को हम इमरजेंसी वुंड बोलते हैं, तो आपको आंसर लिखना है एविसरेशन। आंसर क्या लिखना है, एविसरेशन। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, वी विल गो फर्दर। और क्या क्वेश्चन इसी पे बनेगा, देखिए मैंने दो पिक्चर यहां पर पुट किया है, आप सभी ध्यान से देखना, इस पिक्चर को मैंने क्लियरली पुट किया डियर। ये जो है ये ऑर्गन बाहर की ओर आया हुआ है, इसको हमने क्या बोला, एविसरेशन। और एविसरेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया, एक्सिट का मतलब बाहर, तो दैट विल बी एविसरेशन। पहली पिक्चर में यहां देखिए सूचर जो है एक और दो दीवार बन रही, सेपरेट हो रहा है, इसको मैंने क्या बताया, डेशंस। और डेशन से याद रखना डिवाइड। यू नेवर फॉरगेट इन योर एंटायर लाइफ, कहीं भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप राइट आंसर पुट कर सकते हो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर, गॉट इट एवरीवन। दैट इज अ एविसरेशन, दैट इज अ डेशंस। ये दिल्ली एम्स इमेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म में पूछता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली पूछेंगे आपको, ऐसा इमेज दिया होगा और इमेज देखने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये वुंड क्या है, आपको लिखना एविसरेशन, ये क्या है डेशंस, ये क्या है डेशंस। कभी नहीं भूलोगे, आई ट्राई टू डू कि आपको वो चीजें ऑन द स्पॉट रिमेंबर होगा। थैंक यू कुशल, थैंक यू सो मच गोपाल, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर, थैंक यू रघुराज। ओके फाइन, ये तो बात हो गई। अब इनका ट्रीटमेंट मोडालिटी मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा। एक क्वेश्चन लिखा है उसके बाद मैं ट्रीटमेंट मोडालिटी बताऊंगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, विच पोजीशन विल एट पोजीशन बोलती है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फाउलर को हम स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं जो 45 से 60 डिग्री एंगल की होती है, सेमी फाउलर को हम 30 से 45 डिग्री एंगल पे बोलते हैं, और लो फाउलर को हम लोग 15 से 30 डिग्री बोलते हैं। कौन सी पोजीशन देंगे माय डियर, ए बी सी डी, सुपर, बहुत बढ़िया। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर क्या होगा, ओके, थैंक यू सो मच, आप सभी ने राइट आंसर पुट किया है और मैं भी इस आंसर को यहां पर पुट कर देता हूं बहुत अच्छे से। लो फाउलर जिसको डी मैंने ऑप्शन बताया, ज्यादातर बच्चों ने डी लिखा है। लो फाउलर 15 to 30 डिग्री विद नी बैंड, घुटने मोड़ के रखने हैं, प्रिवेंट एब्डोमिनल टेंशन ऑन एब्डोमिनल सूचर। मतलब पेशेंट को देखो, आप सिटिंग या हाई फाउलर दोगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा, तो लिटिल बिट 15 to 30 डिग्री एंगल पे आपको देना है, लो फाउलर पोजीशन देना है। ये एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यू है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यू है। थैंक यू सब कुछ, जय जयंसी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। ओके फाइन। अब मैंने एक चीज यहां पुट की है, क्वेश्चन क्या आएगा कि जो वुंड है, क्वेश्चन आएगा कि पेशेंट को एविसरेशन हो गया, तो वुंड को क्लीन करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, नॉर्मल सलाइन। वुंड को क्लीन करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, नॉर्मल सलाइन। डियर, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि पेशेंट को एविसरेशन हुआ, वुंड को क्लीन किसके साथ करेंगे, नॉर्मल सलाइन। और आपको अच्छे से पता है जो बीसीजी वैक्सीन है और बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट हम किसमें करते हैं, बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो भी आपको आंसर क्या लिखना, नॉर्मल सलाइन। कि बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट किसमें किया जाता है, आंसर क्या लिखोगे, नॉर्मल सलाइन, एनएस लिखोगे, क्या लिखोगे, एनएस। सपोज, बहुत बढ़िया राहुल, गोलू, प्रिया, बहुत बढ़िया प्रिया, शाबाश, आपके जो आंसर मुझे बराबर मिल रहे हैं,
रियली अप्रिशिएटिंग फॉर मी, और आई विल डू मोर हार्ड वर्क फॉर यू पीपल। बहुत बढ़िया डियर। तो दिस इज द थिंग्स दे आर आस्किंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके बाद आपको क्या करना, यू शुड नोटिफाई टू द फिजिशियन। क्वेश्चन ये आएगा, एक पेशेंट है, वुंड डेशंस हुआ या वुंड एविसरेशन हुआ है, एज इनस फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, उस बार जो ओपन आपको ऑर्गन दिख रहा है उसको नॉर्मल स्लाइन से क्लीन करेंगे, कवर करेंगे, देन वी शुड कॉल द फिजिशियन। किसको कॉल करेंगे हम? फिजिशियन को। गॉट इट एवरीवन? ओके माय डियर, वी विल गो फर्दर। अब बात आती है जब हम एब्डोमिनल सर्जरी की बात करें, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं किया हम लोग। वो सारी सुपरफिशियल चीजें पढ़ रहे हैं जो आपको बार बार स्ट्राइक करती है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। मैं चाहता हूं इस बार यदि पूछे तो आप करेक्ट आंसर देके आइएगा। स्टेपल आर रिमूव्ड यूजुअली आफ्टर फ्रॉम एब्डोमेन। यदि पेशेंट का एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है, यदि पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है तो स्टेपल को जो हम कितने टाइम बाद रिमूव करेंगे, कितने टाइम बाद रिमूव करेंगे? 5 to 7 days आफ्टर सर्जरी, 7 to 10 days आफ्टर, 7 to 14 days आफ्टर, और 14 days आफ्टर 14 days। देखिए क्लियर पुट किया, विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी। विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी माय डियर। आई वांट राइट आंसर फ्रॉम एवरीवन। Staple are removed usually after how many days? बच्चों ए बी सी डी में से पुट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर जो आपके क्विक मुझे मिलते हैं, इसका मतलब आप अटेंडिव क्लास को अटेंड करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वी आर आर्मी मैन। ध्यान रखना, वी आर नर्सिंग ऑफिसर, वी आर आर्मी मैन। वर्क एज ए आर्मी मैन, स्टडी एज ए आर्मी मैन विद डिसिप्लिन। ओके, ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया। बहुत सिंपल है, 7 से 14 दिन सभी को पता है। 7 to 14 डेज के बाद हम लोग एब्डोमिनल सूचर्स को रिमूव करते हैं। अब एक और बात बताना चाहूंगा, आजकल क्या होता है, स्टेपल आ गया। पहले तो क्या था, सूचरिंग करते थे, अब स्टेपल आ गया, तो वो भी मुझे बताना जरूरी है यहां पर आपको। सूचर 7 to 10 डेज मैंने लिखा है यहां पर, एग्जैक्टली जो यूजुअली है 7 to 10 डेज। और इस आंसर में आपने पुट किया है कि स्टेपल। मैंने स्टेपल और दोनों चीजें यहां पर क्लियरली पुट किया, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। स्टेपल वाला क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछा जाता है। यदि आपसे पूछे सूचर, यदि आपसे सूचर पूछे तो 7 से 10 दिन सभी को पता है, 7 से 10 दिन सभी को पता है। बट आजकल के टाइम में स्टेपल का यूज बढ़ गया, स्टेपल का यूज बढ़ गया। तो स्टेपल में 7 से 14 दिन आपने लिखा, और वही डायरेक्ट पूछा सूचर को कितने दिन बाद, तो आपको 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज। ओके माय डियर, इजी है और आपने आंसर भी सही पुट किया है। फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पाचन तंत्र को स्टार्ट करेंगे। यहां पर, यहां से हम सिस्टमेटिकली एक एक ऑर्गन, उसके डिजीज और उस पर एमसीक्यू पढ़ेंगे। यहां तक की जो जर्नी थी वो सिर्फ वो एमसीक्यू हमने डिस्कस किए जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है, बार बार पूछता है। वो चीजें हमने अभी तक यहां पर डिस्कस की। अब फर्दर हम जाएंगे एक एक ऑर्गन, उस ऑर्गन पे बनने वाले एमसीक्यू, उस ऑर्गन के डिसऑर्डर। दैट इज अ वे हाउ टू स्टडी डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम से 10 से 12 एमसीक्यू हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं माय डियर। दैट मीन्स हम वो हर चीज को पढ़ना चाहते हैं जो पेपर में देखते लगे ये तो हमने जेआईएनसी में पढ़ा हुआ है, ये हमें आता है, उस तरीके से हम मेहनत करना चाहते हैं। रघुराज थैंक यू सो मच माय डियर। साजिद, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, ठीक किया जा रहा है, चिंता नहीं करें, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम एमसीक्यू में सबसे पहले मैं यहां पर पुट करना चाहूंगा, ऑल आर द ऑर्गन ऑफ जीआई ट्रैक्ट एक्सेप्ट। कौन कौन से ऑर्गन जीआई ट्रैक्ट के, एक को छोड़ के। मैं ऑप्शन भी पुट कर रहा हूं, बहुत इजी है, इसोफेगस, स्टोमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन। पुट इट एवरीवन फास्ट, पुट इट द राइट आंसर। बिल्कुल पंकज, सब कुछ अच्छा है, हम अच्छा बनाएंगे सब मिलके, आप और हम दोनों मिलके अच्छा बनाएंगे। पुट इट राइट आंसर। राकेश, प्रज्ञा, आप लोगों ने राइट आंसर पुट करना शुरू कर दिया है। और आई वांट फ्रॉम एवरीवन कि इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो जीआई ट्रैक्ट का ऑर्गन नहीं है, जो जीआई ट्रैक्ट का ऑर्गन नहीं है।
और सभी बच्चे, इसमें भी यदि आपने राइट आंसर पुट नहीं किया तो मार खाओगे। इससे आसान एमसीक्यू नहीं है। कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। यदि आप अभी भी आंसर सही कुछ भी लिख रहे हैं, बदमाशों, इसोफेगस, स्टोमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन सा ऑर्गन जीआई ट्रैक्ट का ऑर्गन नहीं है? ए बी सी डी। विवेक राय बिल्कुल सही आंसर लिखा माय डियर आपने। ओके, फाइनली मैं लॉक करता हूं और आंसर भी पुट करता हूं, लिवर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं। इससे इजी आंसर आपको कंपटीशन में मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। यदि इस लेवल से पढ़ोगे तो बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे। देखिए डियर, शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूंगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। यहां पर आप देखें, ये पेशेंट का क्या है, माउथ, फेस है, ये नाक है, ये माउथ है, देन ये इसोफेगस है, ये इसोफेगस है, ये स्टोमक है। थोड़ा सा मैं बड़े फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आने में दिक्कत नहीं आए। यहां बनाता हूं, देखिए ये पेशेंट का नोज है, माउथ है, देन ये हो गया माउथ, ये हो गया माउथ। माउथ के बाद कौन होता है, फेरिंग्स। माउथ के बाद कौन होता है, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद में कौन आएगा, इसोफेगस। कौन आएगा, इसोफेगस। ध्यान से देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, इसोफेगस। इसोफेगस के बाद में आप जाओगे फर्दर, कौन आएगा, स्टोमक। फर्दर कौन आएगा, स्टोमक। ये जो ऑर्गन है इसको हम स्टोमक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टोमक। स्टोमक के बाद में फर्दर कौन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये फर्दर ऑर्गन कौन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। एक पढ़ेंगे बड़ी आंत। अब खास बात क्या है, यहां तक तो हमने समझ गए, यहां तक तो हम समझ गए। अब यहां मैं बताना चाहूंगा डियर, यहां तक यूजफुल मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यहां तक यूजफुल मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और यहां तक हम अपर जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर जीआई ट्रैक्ट। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अपर जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पोर्शन है, वहां तक हम अपर जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर जीआई ट्रैक्ट। दैट्स गॉट इट एवरीवन। ओके, अब क्या होगा, इलियम के बाद में, इलियम जब कनेक्ट होगा वहां होगा सीकम, और राइट साइड में कौन होगा, अपेंडिक्स। ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स। और इसके बाद ये जो दिख रहा है दैट वी कैन से सीकम, ये क्या होगा, सीकम। और सीकम के बाद में असेंडिंग कॉलन हो गया, ये असेंडिंग कॉलन हो गया, ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, देन डिसेंडिंग कॉलन हो गया, डिसेंडिंग कॉलन हो गया, देन सिग्मोइड कॉलन हो गया, देन सिग्मोइड कॉलन हो गया, और सिग्मोइड कॉलन के बाद में रेक्टम, एनल कैनाल और एनस। देखिए इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, इसको हमने बोला ट्रांसवर्स कॉलन, इसको हमने बोला डिसेंडिंग कॉलन, इसको हमने बोला सिग्मोइड कॉलन, इसको हमने बोला सिग्मोइड कॉलन। उसके बाद कौन आया, रेक्टम। उसके बाद कौन आया, रेक्टम। रेक्टम के बाद कौन आया, एनल कैनाल। कौन आया, एनल कैनाल। और एनल कैनाल के बाद जो ओपनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनस। उसको हम क्या बोलते हैं, एनस। दैट मीन्स माय डियर, यहां तक जो ऑर्गन है, द ऑर्गन कम अंडर जीआई ट्रैक्ट। और इस जीआई ट्रैक्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां तक अपर जीआई ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद कौन होगा, लोअर जीआई ट्रैक्ट। मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, अपर जीआई ट्रैक्ट में बैरियम मील स्टडी करते हैं, लोअर जीआई ट्रैक्ट में बैरियम एनीमा पुट करेंगे। आगे हम डिजीज पढ़ेंगे, बैरियम एनीमा पुट किया जाता है लोअर जीआई ट्रैक्ट के इन्वेस्टिगेशन में। दूसरी बात, अब मैंने यहां पर पुट किया, ये ऑर्गन कौन से थे, जीआई ट्रैक्ट के। स्टार्ट कहां से हो, माउथ से, एंड कहां हुआ, एनस। और यही यदि मैं आपको पुट करूं माय डियर, यही यदि मैं आपको पुट करूं, देखिए यहां पर क्लियरली ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है दैट इज अ लीवर, दैट इज अ लीवर, दैट इज अ लीवर। और लीवर के पोस्टीरियरली कौन होता है, गॉल ब्लेडर। लीवर के पोस्टीरियरली कौन होता है, गॉल ब्लेडर। और उसके बाद यहां दिखेगा वो कौन होगा, दैट विल बी पैनक्रियास, दैट विल बी पैनक्रियास। ये हो गया पैनक्रियास। दैट मीन्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, लिवर हो गया,
लिवर के बाद में गॉल ब्लेडर हो गया, लिवर के बाद में गॉल ब्लेडर हो गया, और इस तरफ आप देखोगे तो ये कौन हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये कौन हो गया, पेनक्रियाज हो गया। उसके साथ साथ यहां पर हम देखते हैं सलावरी ग्लैंड, किसको देखते हैं, सलावरी ग्लैंड। देखिए डियर, सलावरी ग्लैंड 3 पेयर होती है, सलावरी ग्लैंड। इट मींस माय डियर, फर्क क्या है, लिवर, गॉल ब्लेडर, सलावरी ग्लैंड और पेनक्रियाज, इनको हम एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। याद रखना, इन ऑर्गन को हम एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। क्यों कहते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये भी मैं बताना चाहूंगा। जब भी हम खाना खाते हैं, माउथ के द्वारा फूड को पुट किया और पूरा वो फूड डायरेक्टली ट्रेवल करता हुआ कहां से निकलता, वेस्ट होके बाहर। इसका मतलब जीआई ट्रैक्ट के वो ऑर्गन जिसमें फूड डायरेक्टली कम टू कांटेक्ट, ये तो जीआई ट्रैक्ट का हो गया। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन डज नॉट डायरेक्टली कम टू कांटेक्ट विद द फूड। ध्यान से देखिएगा, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन डज नॉट डायरेक्टली कम टू कांटेक्ट विद द फूड बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट केमिकल सब्सटेंस, और केमिकल सब्सटेंस आकर के फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करता है। पैनक्रियाज आर रिस्पॉन्सिबल to secrete amylase, lipase, trypsin. Then gallbladder are responsible to secrete stored bile. Liver are responsible to production of bile. Salivary gland are responsible to secrete saliva. तो ये किसको भेजते हैं, केमिकल सब्सटेंस को, और सब्सटेंस आकर के फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। दोनों में डिफरेंस देखें आप। जीआई ट्रैक्ट का मतलब वो ऑर्गन जो डायरेक्टली आकर के फूड के साथ पार्टिसिपेट करते हैं उसको जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन कहलाते हैं। वो ऑर्गन जो खुद नहीं आते, केमिकल सब्सटेंस को भेज के फूड को डाइजेस्ट करवाते हैं या केमिकली ब्रेक डाउन करवाते हैं, वो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। कौन से ऑर्गन है, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में कौन कौन आ गया, लिवर आ गया, गॉल ब्लेडर आ गया, उसके अलावा पेनक्रियाज आ गया, उसके अलावा सलावरी ग्लैंड आ गया। क्या आ गया, सलावरी ग्लैंड। दैट्स गॉट इट एवरीवन। डिफरेंस क्या है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन कौन से, एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन आते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके फाइन, ओके फाइन। तो ये तो था यह पहला एमसीक्यू जहां हमने देखा कि कौन सा ऑर्गन जीआई ट्रैक्ट का है और कौन सा एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम का है। दूसरा क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व सप्लाई। अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन, अगेन कॉम्पिटिटिव। बिल्कुल रघुराज, हाथ ठीक है माय डियर। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, विच लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व। ये क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलेरियस, सिरोसा। मुझे फटाफट आप आंसर पुट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी लेयर जो जीआई ट्रैक्ट की है जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व सप्लाई पाई जाती है। ए बी सी डी। पुट इट राइट आंसर एवरीवन, पुट इट राइट आंसर एवरीवन। फटाफट राइट आंसर पुट करिएगा, ए बी सी डी। ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सभी बच्चे बी को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, और जिस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस है तो आपको कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। साक्षी ए नहीं होगा मेरा बच्चा, कहां सोच रहे हो आप, डी भी नहीं होगा। फौजदार मेरा बच्चा कहां हो आप, दिस इज नॉट गुड। फोकस करिएगा, आई वॉन्ट फोकस स्टडी। तुक्के नहीं मारो, चौके छक्के नहीं मारो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। किसी भी ऑर्गन के लेयर की बात करते तो हमेशा मिडल ईयर रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इन सब के लिए। तो यहां पर भी थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग। डी लिखा है सिरोसा, महान हो आप। जिन्होंने राइट आंसर बी लिखा है, जिन्होंने राइट आंसर बी लिखा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहां पर जिन्होंने राइट आंसर बी लिखा है वो यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल। ओके, मैं शॉर्टली बताना चाहूंगा। सपोज जीआई ट्रैक्ट की बात करें, सबसे अंदर कौन होगा, म्यूकोजा। सबसे अंदर कौन होगा, म्यूकोजा। हम बोल सकते हैं इनर लेयर। म्यूकोजा को क्या बोल सकते हैं, इनर लेयर, इनर लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट।
ऑफ जीआई ट्रैक्ट। यहां तक तो पिक्चर क्लियर, इनर लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। देन वही हम बात करें उसके बाद सेकेंड लेयर जिसका नाम है सब म्यूकोजा। क्या नाम है? सब म्यूकोजा। और सब म्यूकोजा वो लेयर है, इसमें क्या होता है? कंटेन क्या क्या होगा? ब्लड वेसल्स होगा। क्या क्या होगा? ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड वेसल्स होगा। दूसरा क्या क्या होगा? लिम्फ वेसल्स होगा, लिम्फ वेसल्स होगा। तीसरा क्या होगा? नर्व प्रेजेंट होंगे। क्या होगा? नर्व प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो ध्यान से आंसर लिखिएगा। सब म्यूकोजा के अंदर ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, नर्व होगा। म्यूकोजा जो इनर लेयर होती है इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर जैसे हम लोग पेप्टिक अल्सर पढ़ेंगे आगे। तो ये तो बात हो गई इनर लेयर को म्यूकोजा बोला, बीच वाली लेयर का नाम सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा ब्लड सप्लाई होता है, लिम्फेटिक सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई होता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, पेप्टिक अल्सर जब हम पढ़ेंगे तो इनर मोस्ट लेयर का नाम है म्यूकोजा। और जब म्यूकोजा को इरोजन हो जाता है, म्यूकोजा जब छिल जाती है तो ब्लीडिंग होता है। वो ब्लड कहां से आता है? सब म्यूकोजा से। ब्लड कहां से आता है? सब म्यूकोजा से। ओके माय डियर। उसके बाद सब म्यूकोजा की बात करें तो थर्ड लेयर आती मस्कुलेरियस। थर्ड लेयर का नाम है मस्कुलेरियस। मस्कुलेरियस, देखिए मस्कुलेरियस जो लेयर है, मस्कुलेरियस लेयर में दो मसल्स होती है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, इसमें दो मसल्स पाई जाती है। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, और दूसरी मसल्स का नाम है सर्कुलर। दूसरी मसल्स का नाम है सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। और मैं आपको बताना चाहूंगा यही लॉन्गिट्यूडनल, यही सर्कुलर, यही लॉन्गिट्यूडनल और जो सर्कुलर मसल्स है ये क्या करती है? वेव लाइक रिदमिक मूवमेंट, वेव लाइक रिदमिक मूवमेंट, वेव लाइक रिदमिक मूवमेंट को जनरेट करती है। और ये वेव लाइक रिदमिक मूवमेंट कौन होते हैं? पेरिस्टाल्टिक। कौन होते हैं? पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है कौन सी मसल्स करती है, तो आंसर लिखना है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। ये मसल्स किस में पाई जाती है? मस्कुलेरियस लेयर। किस में पाई जाती है? मस्कुलेरियस लेयर। मस्कुलेरियस लेयर किसकी होती है? किस में होती है? जीआई ट्रैक्ट की थर्ड लेयर में मस्कुलेरियस। देखिए मसल से याद रखना दैट कंटेन मसल्स, यहां तक तो क्लियर। उसके अलावा सबसे बाहर यदि हम बात करें जिसको हम बोलते हैं सीरोसा। क्या बोलते हैं? सीरोसा। और सीरोसा को हम आउटर लेयर, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, आउटर लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, आउटर लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, आउटर लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। कि जीआई ट्रैक्ट की सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? सीरोसा। और सीरोसा को हम क्या बोल सकते हैं? एडवेंशिया। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? एडवेंशिया। और एडवेंशिया जो होती है हमेशा आउटर और बाहर वाली लेयर को बोला जाता है। तो माय डियर वी हैव फोर लेयर इन जीआई ट्रैक्ट। इनर लेयर म्यूकोजा जो एक्चुअल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सब म्यूकोजा जिसमें कौन कौन पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सप्लाई और नर्व सप्लाई। उसके अलावा मैंने लिखा मस्कुलेरियस में दो मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। ये दोनों मसल्स क्या करती है? वेव लाइक रिदमिक मूवमेंट को जनरेट करती है। वेव लाइक रिदमिक मूवमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं? लोअर इसोफेगस से स्टार्ट होते हैं और सिग्मोइड कॉलम पे एंड होते हैं। इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या नाम है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आगे पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में। और उसके बाद में सीरोसा जो है आउटर लेयर, सीरोसा जो है आउटर लेयर। दैट्स गॉट एवरीवन। भावेश वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, ओके फाइन। वी विल गो फर्दर। ये तो हमने बात की लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। कितनी लेयर है? फोर लेयर। फोर लेयर के बारे में हमने पढ़ा। अब बात आती है चीक कि आपके चीक किसके बने होते हैं। यदि आपको याद हो तो मैंने आई में पढ़ाया था। यदि बच्चे ने आई का लेक्चर अटेंड किया उसको आंसर पता होगा, जिसका आई ने लेक्चर अटेंड नहीं किया उसको आंसर नहीं पता होगा। योर चीक इज कंसिस्ट ऑफ, माय डियर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। हर ऑर्गन स्टार्ट कर रहे माउथ, तो माउथ में टीथ, टंग, सलावरी ग्लैंड सब ऑर्गन उसके एमसीक्यू। फिर हम पढ़ेंगे ईसोफेगस, एनाटॉमी के क्वेश्चन, ईसोफेगस के डिजीज के एमसीक्यू। फिर पढ़ेंगे स्टोमक, एनाटॉमी के एमसीक्यू, फिर उसमें बनने वाली डिजीज के एमसीक्यू, फिर इंटेस्टाइन सारे डिसऑर्डर, फिर लिवर सारे डिसऑर्डर, गॉल ब्लैडर सारे डिसऑर्डर। दैट इज अ वे हाउ आई टीच यू। मैं एक जगह मिक्स वेज नहीं बनाऊंगा, एक जगह मिक्स वेज नहीं बनाऊंगा ताकि आप पता ही नहीं कर पाओ कि भिंडी कौन सा है, अदरक कौन सा है, तोरू कौन सा है। वो पूरा कबाड़ा हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ
आपको कुछ टाइम अच्छा लगेगा बट सिलेक्शन कहीं भी नहीं मिलेगा। दैट मींस दिस इज द वे टू टीच बाय जेएनसी टीम। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं, क्वालिटेटिव स्टडी करना है तो ज्वाइन जेएनसी जोधपुर। ये तरीका सब क्रैश कोर्स में रेगुलर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो दैट इज माय डियर, चीक कंसिस्ट ऑफ विच मसल्स। आपका चीक कौन सी मसल्स का बना होता है? ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल्स लिखा मैंने, बुसिनेटर मसल्स लिखा मैंने यहां पर, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल्स लिखा यहां पर, और लिबर्टर पैल्पेब्रे सुपीरियर्स लिखा है। फटाफट मुझे इसका आंसर पुट करिएगा। जिन बच्चों ने आई का लेक्चर अटेंड किया उनका इसका आंसर पता होगा, उनको इसका आंसर पता होगा। मैं आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि लगातार 620 प्लस बच्चे लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं और मैं और मेहनत करूंगा, हम और बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे आपके सामने। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, जेएनसी पे भरोसा बनाए रखिएगा। यही आप और जेएनसी दोनों मिलकर साबित करेंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है। ओके फाइन, ABCD सभी बच्चे आंसर पुट करें। ABCD ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया जिन्होंने आई का लेक्चर अटेंड किया है। देखिए मैं शॉर्टली हिंट देता हूं आपको। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल्स जो है ये क्या बनाएगी? लिप्स बनाती। क्या बनाती है? लिप्स बनाती है। इसका मतलब आपके लिप्स जो है ये कौन सी मसल्स के बने होते हैं? लिप्स कौन सी मसल्स के बने होते हैं? ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल्स। ओके, दूसरा ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल्स है, ये मसल्स ऑफ आईलिड होता है। मसल्स ऑफ आईलिड, मसल्स ऑफ आईलिड। और माय डियर लिबर्टर पैल्पेब्रे सुपीरियर्स भी मसल्स ऑफ आईलिड होती है। ये दोनों मसल्स किसकी है? आई की। बच्चा कौन आपके पास? बुसिनेटर। बच्चा कौन आपके पास? बुसिनेटर। तो बुसिनेटर ने क्या बनाया? चीक बनाया। बुसिनेटर ने क्या बनाया? चीक बना। इसका मतलब आपके जो चीक है ये चीक कौन सी मसल्स के बने होते हैं? बुसिनेटर। किसके बने होते हैं? बुसिनेटर। ओके माय डियर, ये तो बात हो गई, हमने यहां पर मसल्स का डिस्कशन किया चीक के बारे में। अभी हम ओरल कैविटी के बारे में भी जानेंगे, चीक के बारे में। ओके फाइन, हम फर्दर जाके देखते हैं नेक्स्ट। अब ओरल कैविटी में एंटर हो गए तो टीथ के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है और टीथ पे एक क्वेश्चन परमानेंट है, एक क्वेश्चन पूछेंगे ही आपसे टीथ के बारे में। देखिए, इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट हाईली मिनरलाइज्ड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी में सब्सटेंस की बात किया, ना कि बॉन। सब्सटेंस की बात की है कि आपकी बॉडी में हार्डेस्ट और मोस्ट हाईली मिनरलाइज्ड सब्सटेंस कौन सा होता है। यहां मैंने टीथ का स्ट्रक्चर दिया है, यहां पर मैंने टीथ का स्ट्रक्चर दिया है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, डेंटिन, इनेमल और सीमेंटम और नेक। पुट इट एवरीवन, विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? बिल्कुल, आई वांट राइट आंसर फ्रॉम एवरीवन। ज्यादातर बच्चों ने सीधा लिखा है, डियर टीथ का पार्ट है, वी कैन नॉट से टीथ। टीथ का पार्ट है, मैंने ऑप्शन लिखा यहां पर। आप ऑप्शन को रीड आउट करिएगा और राइट आंसर दीजिएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया और मैं भी आपके आंसर से सहमत हूं। मैं भी आपके आंसर से सहमत हूं। यहां पर एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं मैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। मैंने पूछा है हार्डेस्ट मोस्ट हाईली मिनरलाइज्ड सब्सटेंस पूछा है। मैंने बॉन बताई थी मास्टोइड, जो हार्डेस्ट बॉन के रूप में जानी जाती है। मैंने आपसे सब्सटेंस पूछा है, आपने डेंटिन, इनेमल, सीमेंटम, नेक लिखा और आपका राइट आंसर क्या हो? इनेमल। ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट फॉर्म में पूछे जाने वाला एमसीक्यू है। एक बार नहीं, कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया। ओके फाइन, अब मैं बताना चाहूंगा ये जितने भी पार्ट यहां पुट किए, जैसे मैंने कौन कौन से पार्ट है। देखिए, सबसे पहले लिखा डेंटिन। डेंटिन, इसमें पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, द सब्सटेंस बिटवीन इनेमल एंड सीमेंटम। इस पिक्चर में आप देखिएगा, यहां पर क्लियरली आपको दिख रहा है इनेमल और सीमेंटम, दोनों के बीच का जो पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंटिन। क्या बोलते हैं? डेंटिन। गॉट इट एवरीवन? ओके। दूसरा मैंने यहां पर पुट किया हुआ है नेक, जहां पर क्राउन और रूट, मतलब जो हिस्सा दांत का बार दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्राउन। और जो हिस्सा टीथ का अंदर होता है, गम्स में होता है, कैविटी में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट। और जहां दोनों कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेक। वेयर द क्राउन मर्ज विद रूट, जहां क्राउन और रूट आपस में जुड़ते हैं, कौन सा पोर्शन होगा? नेक। ओके, नेक्स्ट मैंने सीमेंटम लिखा है, स्पेशलाइज्ड बॉन लाइक सब्सटेंस कवरिंग द रूट ऑफ टूथ, जो टूथ को कवर करके रखता है, रूट को कवर करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंटम। देखिए, ये आपका रूट है,
इस रूट को जो कवर करके रखने वाला पोर्शन होगा, दैट वी कैन से सीमेंटम, दैट वी कैन से सीमेंटम। एक और चीज बता देता हूं, टूथ जो है, इस टूथ के अंदर जो एक कैविटी होती है, उस पर क्वेश्चन आता है, उस कैविटी का नाम है पल्प कैविटी। क्या नाम है? पल्प कैविटी। क्वेश्चन आएगा टीथ में कौन सी कैविटी होती है, तो आपको आंसर क्या लिखना? पल्प कैविटी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इस सब स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा, टाइप नहीं पूछा, दैट वी कैन से पल्प कैविटी। आपको आंसर क्या लिखना होगा? पल्प कैविटी। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। यहां तक तो बड़ा आसान था, यहां तक बड़ा आसान था, इजी था, आप रिमेंबर कर सकते हो। अब हम फर्दर देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ टूथ इज द पल्प कैविटी। उसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स। अभी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया कि कौन सी लेयर में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई होता है, कौन सी लेयर में, तो हमने वहां पढ़ा सब म्यूकोजा। क्या पढ़ा? सब म्यूकोजा। टीथ की बात करें, पल्प कैविटी टीथ में होती है, पल्प कैविटी में क्या होता है? ब्लड वेसल्स और नर्व। दूसरा एक और क्वेश्चन यहां पर पूछते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट इन द टीथ इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं यदि आपके टीथ पे क्या डिपोजिशन है? कैल्शियम। टीथ पे कैल्शियम डिपोजिशन होता है, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। दैट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन माय डियर, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। थर्ड थिंग्स, एक क्वेश्चन और आता है, टीथ हैव मैक्सिमम कैल्शियम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ध्यान रखना, आपके टीथ के टोटल वजन का 70% क्या होगा? कैल्शियम। आप कभी भी मत लिख देना बॉन, कभी भी मत लिख देना बॉन। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन कि ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक कैल्शियम कौन से ऑर्गन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है माय डियर, और आपको फॉरगेट नहीं करना, सीधा आपको आंसर क्या लिखना होगा? दैट इज अ टीथ। आपके टीथ के टोटल वजन का 70% कैल्शियम होता है, टीथ का टोटल वेट का 70% कैल्शियम होता है, और जिस फॉर्म में कैल्शियम डिपॉजिट होता है उस फॉर्म को हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। वेरी नाइस मुकेश, पिंकी, बहुत ही शानदार कॉपरेशन आप लोगों का। बराबर आप आंसर पुट करें। आई सैल्यूट योर डेडिकेशन टुवर्ड्स जेएनसी जोधपुर। बहुत बढ़िया माय डियर। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यू यहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वी विल गो फर्दर। देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू मैंने पुट किया है, फर्स्ट इरेक्टिव टीथ इन इन्फेंट। मतलब इन्फेंट में सबसे पहला कौन सा टीथ डेवलप होता है, कौन सा टीथ आता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला एमसीक्यू है। मैंने ऑप्शन बी पुट किया है, अपर सेंटर इंसाइजर, लोअर सेंटर इंसाइजर, उसके साथ लिखा है अपर प्रीमोलर, लोअर प्रीमोलर। पुट इट राइट आंसर एवरीवन, पुट इट एवरीवन। मैंने इन्फेंट की बात की है, डियर। फर्स्ट इरेक्टिव, सबसे पहले बच्चे में कौन सा दांत आता है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। फर्स्ट इरेक्टिव टीथ। देखिए, प्रीमोलर इतना बता देता हूं, प्रीमोलर बच्चों में होते ही नहीं है, प्रीमोलर बच्चों में होते ही नहीं है। अब पिक्चर क्लियर हो गई होगी, प्रीमोलर अपने दांत में होता है। अब आपकी पिक्चर क्लियर हो गई, विच इज द फर्स्ट इरेक्टिव टीथ। पहला दांत कौन सा आता है? ऊपर के जबड़े का, नीचे के जबड़े का, इतना आपको बताना है। मैंने लिखा है अपर सेंटर इंसाइजर, उसके बाद लिखा है लोअर सेंटर इंसाइजर। आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पुट इट एवरीवन। ए बी सी डी। ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया, बिल्कुल सही। इसको लॉक कर रहा हूं मैं, क्योंकि राइट आंसर यही होगा, लोअर सेंटर इंसाइजर आपने लिखा है, और मैंने भी यहां पर पुट किया लोअर सेंटर इंसाइजर। देखिए, दो चार चीजें मैं क्लियर कर देता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं यहां पर, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट इरेक्टिव टीथ इन इन्फेंट बताया। देखिए, बच्चे में सबसे पहले दांत कौन सा आता है? लोअर सेंटर इंसाइजर। और कब आता है? 6 से 8 महीने की उम्र में। जब बच्चे की एज 6 से 8 महीने की हो जाती है, 6 to 8 मंथ उसकी एज हो जाती है, तो नीचे का सेंटर, ये जो बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं सामने, इंसाइजर है, नीचे का जो है उसको हम बोलते हैं लोअर सेंटर इंसाइजर। दूसरा आ गया कि फर्स्ट परमानेंट इरेक्टिव टीथ इन एडल्ट। मतलब आपने सुना होगा दूध के दांत, मैं आगे पढ़ाऊंगा परमानेंट और टेम्पररी क्या होता है। अडल्ट में फर्स्ट परमानेंट टीथ कौन सा आता है? मोलर। मोलर, जिसको हम दाढ़ के रूप बोलते हैं, मोलर। 6 to 7 ईयर। फिर आता है
थर्ड मोलर जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं, ये सबसे लास्ट में डेवलप होता है, इसको हम अकल दाढ़ बोलते हैं। अकल दाढ़ इंग्लिश में विजडम टीथ बोलते हैं। ये सबसे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम आता है, मैं बताना चाहूंगा ये जो है ये 17 से 21 साल की उम्र में आता है, और 17 से 21 में नहीं आया तो ये 30 साल की उम्र तक भी आ सकता है। ऊपर 2 लास्ट के दांत, नीचे 2 लास्ट के दांत, जिसको थर्ड मोलर कहते हैं और इंग्लिश में विजडम टीथ कहते हैं, और अपनी लोकल लैंग्वेज में अकल दाढ़ बोलते हैं। कि अभी अकल दाढ़ नहीं आई, अकल कैसे आएगी, तो ध्यान रखना उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ विजडम टीथ, थर्ड मोलर, और ये 17 से 21 साल की उम्र में आता है। कब आता है? 17 to 21 ईयर, 17 to 21 ईयर। उसके अलावा मैंने लिखा है डिलेड इरप्शन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। डिलेड इरप्शन, इरप्शन का मतलब जिस बच्चे के दांत जो है 12 से 13 महीने तक नहीं आया, मतलब उसको हम डिलेड इरप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलेड इरप्शन, मतलब लेट आना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे कि व्हेन वी कैन से डिलेड इरप्शन, आपको लिखना है वी कंसीडर्ड एज बिटवीन 12 to 13 मंथ, जब बच्चे की उम्र 12 से 13 मंथ की होगी और दांत आने लगेंगे, दैट वी कैन कंसीडर डिलेड टीथ। हम क्या कंसीडर करेंगे? डिलेड टीथ। तो ये 4 एमसीक्यू है चारों एग्जाम के। एक क्वेश्चन, बच्चे में पहला दांत लोअर सेंटर इंसाइजर, अडल्ट में फर्स्ट परमानेंट टीथ दैट विल बी मोलर, दूसरा थर्ड मोलर जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, ये सबसे लास्ट में डेवलप होता है, और जिसके दांत 12 से 13 महीने तक नहीं आता है, 12 to 13 मंथ तक नहीं आता, उसको हम डिलेड इरप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलेड इरप्शन। यहां तक आपको समझ में आएगा? वीरेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर। अब मैं आपको शॉर्टली डिस्कस करना चाहूंगा। यहां 4 चीजें हमने पढ़ी, चारों एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक फोटो दिखा देता हूं फिर बताता हूं। मुझे बताएं ये कौन सी प्रॉब्लम है, मुझे बताएं ये कौन सी प्रॉब्लम है। मैंने साथ में आंसर भी पुट कर दिया। यहां एक एक्स्ट्रा टीथ दिख रहा होगा, बताना चाहूंगा मार्केट में ऐसे लोग अवेलेबल है जिनमें ऐसे एक्स्ट्रा टीथ आता है, किसी का बाहर से आता है, किसी के अंदर से। ये तो आपके नॉर्मल टीथ है ही, एक अंदर और बैठा हुआ है, इसका नाम क्या है? मैंने ये पूछा है, इसका नाम क्या है? हाइपरडोंटिया, और इज ए कंडीशन हैविंग सुपर न्यूमेरी टीथ। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। और ये टीथ कहां पर डेवलप होगा, मैं आपको ये भी जगह बता देता हूं। टीथ का लोकेशन, मोस्ट कॉमन लोकेशन सुपर न्यूमेरी टीथ बिटवीन इंसाइजर, दोनों इंसाइजर के बीच में तीसरा आ जाता है, उसको सुपर न्यूमेरी टीथ बोलते हैं। पिंकी बिल्कुल सही लिखा माय डियर, सुपर न्यूमेरी, दैट वी कैन से हाइपरडोंटिया। ध्यान से देखिएगा, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम उसको हाइपरडोंटिया बोलेंगे या सुपर न्यूमेरी टीथ। सुपर न्यूमेरी कहां आएगा? बिटवीन टू इंसाइजर, बिटवीन टू इंसाइजर, 2 इंसाइजर के बीच में, दैट वी कैन से सुपर न्यूमेरी टीथ। इजी है, इजी टू रिमेंबर है, आप फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। अब मैंने यहां पर सारे दांत दिखे आपके, सबके शेप लिखे हुए कि कौन सा टीथ, इसका फंक्शन बताना बहुत जरूरी है। फंक्शन बताना बहुत जरूरी है। फंक्शन बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा, फंक्शन में जाने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं टीथ के बारे में शॉर्टली, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या आता है मैं वो भी जानना चाहूंगा। देखिए डियर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर आप देखिए टीथ, मैं बताना चाहूंगा दैट इज अ टीथ। टीथ को हम टूथ भी बोलते हैं, टीथ को हम टूथ भी बोलते हैं, टूथ भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो टीथ है, टीथ मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। दांत जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टेम्पररी टीथ, एक होता है टेम्पोररी टीथ। देखिए डियर, ये जो टेम्पररी टीथ है, टेम्पररी टीथ को हम लोग डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। टेम्पररी टीथ को हम लोग डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। और आपने सुना होगा मिल्क टीथ, दूध के दांत, ये तो सबने सुना होगा, मिल्क टीथ। ओके प्रकाश एंड माय हस्बैंड हैव, कोई नहीं डियर, डोंट वेरी। मैंने लिखा टेम्पररी डेसिडुअस टीथ, इसी को हम बोलते हैं मिल्क टीथ, इसी को हम बोलते हैं मिल्क टीथ। और ये छोटे बच्चों में होते हैं तो हम इसको बेबी टीथ भी बोलते हैं, इसको हम बेबी टीथ भी बोलते हैं, बेबी टीथ भी बोलते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं टेम्पररी टीथ, जिसका दूसरा नाम है डेसिडुअस टीथ, तीसरा नाम है मिल्क टीथ, चौथा नाम है बेबी टीथ। चौथा नाम क्या है? बेबी टीथ। ये जो टीथ है
ये नंबर में कितने होते हैं? 20 होते हैं। नंबर में कितने होते हैं? 20। नंबर में कितने होते हैं? 20 होते हैं। 10 ऊपर के जबड़े में, 10 नीचे के जबड़े में। ध्यान से सुनना, ये टीथ जो है नंबर में 20 होगा, जिसको टेम्पररी टीथ बोलते हैं। और ये टीथ जो 20 है, ये दोनों जॉ में, देखिए ये हम बात करें अपर जॉ, यदि हम बात करें अपर जॉ तो अपर जॉ में कितने होंगे? 10 होंगे। यदि हम बात करें लोअर जॉ, यदि हम बात करें लोअर जबड़े की, तो उसमें भी कितने होंगे? 10। और 10 और 10 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 20। कितने हो जाएंगे? 20। दूसरी बात, अब ये जो बच्चा होता है उसमें ये टेम्पररी टीथ आना कब स्टार्ट होते हैं? पहला टीथ मैंने अभी आपको बताया 6 to 8 मंथ, 6 to 8 मंथ एज। दैट मीन्स माय डियर, आप क्वेश्चन क्या आएगा? फर्स्ट इरप्शन, इरप्शन या इरप्शन अकर एट द एज ऑफ 6 मंथ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बच्चों में दांत आना स्टार्ट कब होते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना है? 6 मंथ। आपको आंसर क्या लिखना है? 6 मंथ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां पर? दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक आपको समझ में आ गया? ओके। अब दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये जो फर्स्ट इरप्शन था ये तो बच्चे के 6 महीने में आ गया, और कंप्लीट इरप्शन कब होगा? 6 ईयर ऑफ एज। मतलब बच्चे में पूरे 20 दांत कब आ जाते हैं? जब बच्चे की उम्र 6 साल की होती है। ध्यान से देखना, इरप्शन स्टार्ट कहां से हुआ? एट द एज ऑफ 6 मंथ। और ये इरप्शन कंप्लीट कहां हो रहा है? यहां लिखिए 24 मंथ। देखिए 24 मंथ में इरप्शन क्या होगा? यहां पर कंप्लीट इरप्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। याद रखना, इरप्शन क्या हुआ? कंप्लीट। मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चे में दांत आना स्टार्ट कब हुआ? 6 मंथ में। और पूरे दांत 20 कब आ गए? 24 मंथ की एज में। पूरे 20 कब आ गए? 24 मंथ में। पूरे 20 का बाद 24 मंथ में। कहीं कहीं क्या लिखा होगा? 2 ईयर। कहीं कहीं क्या लिखा? 2 ईयर। मतलब छोटे बच्चों में टीथ का आना स्टार्ट होता है जब बच्चे की उम्र 6 महीने की है, और टीथ पूरे आ जाते हैं जब बच्चे की उम्र 24 मंथ की है। 24 मंथ की मतलब 2 ईयर। 24 मंथ की मतलब 2 ईयर। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं शॉर्टली आपको यह भी बता दूं कि ये जो टीथ है, ये जो टीथ है, टेम्पररी टीथ है, ये टीथ कौन कौन से आएंगे? सपोज ये बच्चे का ऊपर का जबड़ा है, ये नीचे का जबड़ा है ना? और ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े को सेंट्रल से हमने डिवाइड किया। हम बात करें टेम्पररी टीथ। किसकी बात करें? टेम्पररी टीथ। देखिए ऊपर आप देखोगे एक इस तरफ, दूसरा इस तरफ, एक इस तरफ, दूसरा इस तरफ। ये जो दो दो दिख रहे हैं दोनों तरफ, इधर भी दो, इधर भी दो, इनको क्या बोलते हैं? इंसाइजर। इनको क्या बोलेंगे? इंसाइजर। बीच में दो इस तरफ, दो इस तरफ, नीचे भी दो इस तरफ, दो इस तरफ। कौन से हो गए? इंसाइजर। दूसरा, इंसाइजर के जस्ट आप पास में जाओगे तो एक नुकीला टीथ होता है, इस तरीके से एक नुकीला टीथ होता है। और ये जो नंबर में कितना होगा? 1 होगा। ये भी नंबर में कितना होगा? 1 होगा। इसको क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। आपने कभी गन्ना खाया हो, कभी अखरोट खाया हो, या नॉनवेज खाया हो, तो इस टीथ का बड़ा उपयोग होता है। पुट इट, ब्रेक इट। इसको बोलते हैं फाड़ने वाला टीथ। क्या बोलते हैं? फाड़ने वाला टीथ, है ना? तो दैट मीन्स माय डियर, इस टीथ का नाम क्या है? या कैनाइन है या इंसाइजर है। यहां एक चीज आपको समझना होगा, टेम्पररी टीथ में प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं। टेम्पररी टीथ में प्रीमोलर एब्सेंट होता है। प्रीमोलर नहीं होते हैं बच्चों में, सीधे मोलर होते हैं। इस तरफ देखेंगे 1 और 2, 2 इधर है, ये मोलर टीथ है। इधर भी देखेंगे 1 और 2, 2 इधर है, ये कौन से टीथ है? मोलर टीथ। कौन से टीथ है? मोलर टीथ। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि 2, 3, 4, 5 तो नंबर में कितने हो गए? 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए। ये ऊपर के जबड़े में 5 5 और नीचे के जबड़े में भी 5 5, मिलाकर के कितने हो गए? 20। मैंने बताया था टेम्पररी टीथ नंबर में कितने होते? 20। टेम्पररी डेसिडुअस मिल्क बेबी टीथ, 10 ऊपर के जबड़े में, 10 नीचे के जबड़े में। बिल्कुल माय डियर अवधेश, अखरोट फोड़ने वाले टीथ, बहुत बढ़िया, याद रहेगा अपने को, याद रहेगा अपने को। तो यहां तक तो समझ में आया। हमने बात की टेम्पररी टीथ का आना कब स्टार्ट होते हैं? जब बच्चे की उम्र 6 मंथ की होती है, और कंप्लीट कब हो जाती है? जब बच्चे की उम्र 24 मंथ की आती है। 2 साल में टीथ पूरे आ जाते हैं। ओके फाइन। अब हम फर्दर जाते हैं शॉर्टली परमानेंट टीथ के ऊपर। दूसरा अपना टाइप था परमानेंट टीथ। दूसरा जो टाइप है इसको हम क्या बोल सकते हैं? परमानेंट टीथ। क्या बोलेंगे? परमानेंट टीथ।
और परमानेंट टीथ को हम अडल्ट टीथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अडल्ट टीथ। मतलब अपने जो दांत है वो परमानेंट, अपने जो दांत है वो क्या है? परमानेंट टीथ। क्या है? परमानेंट टीथ। ओके, परमानेंट टीथ जो है ये नंबर में कितने होंगे? 32। ये नंबर में कितने होंगे? 32। 16 अपर जॉ में होंगे, 16 लोअर, 16 अपर जॉ में होंगे, 16 जो है लोअर जॉ में। यहां तो क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया कि परमानेंट टीथ नंबर में कितने होते? 32। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप अभी अपना मुंह फाड़ के देखोगे तो 32 दांत नहीं मिलेंगे, आपको 28 मिलेंगे। बार बार कहते हैं ना 32 ही तोड़ देंगे, 32 है ही नहीं, तोड़ोगे किसको? जब मुंह खोलोगे, कांच के सामने खड़े होगे, दांत को गिनोगे, वहां 28 ही मिलेगा, तो 32 कहां से तोड़ेंगे हम? तो कभी नहीं बोलना कि 32 ही तोड़ देंगे, 32 तोड़ देंगे, एक भी नहीं तोड़ना है। एक एक टीथ इंपॉर्टेंट, मैं टीथ का फंक्शन बताऊंगा कि कौन सा दांत कहां यूज करना है, यह भी बताऊंगा कौन सा टीथ कहां यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डियर, अब मैं बात कर रहा हूं अडल्ट की। अब इसमें जो इरप्शन है, अडल्ट में जो इरप्शन है, मतलब अडल्ट में परमानेंट दांत आना कब स्टार्ट होता है? 6 ईयर ऑफ एज। 6 ईयर ऑफ एज मतलब जब आपकी उम्र 6 साल की हो गई, परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं। पहले वाले आए और चले गए, अब परमानेंट आने लगेंगे 6 ईयर। और ये कंप्लीट इरप्शन, ये जो कंप्लीट इरप्शन है, कंप्लीट इरप्शन जो है वो कब हो जाएगा? दैट विल बी 21 ईयर। मतलब आपकी उम्र 21 साल की हो चुकी, क्योंकि आप 17 साल में नर्सिंग में एडमिशन लेते हो, 18, 19, 20, 21 नर्सिंग कंप्लीट हुई, सप्ली कपली लग के आप 22, 23 तक कंप्लीट कर लेते हो, बट 4 साल में तो नर्सिंग हो ही जाती है। दैट मीन्स माय डियर, 21 साल की उम्र में आपके टीथ पूरे आ जाने चाहिए, 21 साल की उम्र में। अब यह एक क्वेश्चन बनता है, विजडम टीथ। देखिए ध्यान से, विजडम टीथ, जिसको हम अक्ल दाढ़ बोलते हैं। आप कभी कभी मजाक में बोलते हैं ना, अभी अकल नहीं आई तेरे को, अकल दाढ़ नहीं आई। विजडम टीथ, देखिए विजडम टीथ जो है ये 17 से 21 साल की उम्र में आता है। और विजडम टीथ हम किसको बोलेंगे? थर्ड मोलर। किसको बोलेंगे? थर्ड मोलर टीथ। थर्ड मोलर टीथ। और थर्ड मोलर जो टीथ है ये कौन सी एज में आता है? 17 से 21। कौन सी एज में आता है? 17 से 21। ध्यान से रखिएगा, थर्ड मोलर की बात करो माय डियर। यहां पर थर्ड मोलर जो 17 से 21 साल की उम्र में आता है, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, जिसको अक्लदाढ़ बोलते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, जब थर्ड मोलर आता है तो अपने को दर्द होता है, जगह नहीं होती है, जगह बनाई जाती है, स्पेस क्रिएट किया जाता है, देन वी फील पेन, दर्द का एहसास होता है कि हाँ समवन कमिंग, कोई आ रहा है, जिसका स्पेस क्रिएट किया जा रहा है, वो विजडम टीथ होता है, अक्लदाढ़ होती है, थर्ड मोलर होता है। ओके फाइन। अब यहां पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखें तो मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन से टीथ है जिसको हम 32 या परमानेंट बोलते हैं। शॉर्टली मैं यहां पर पुट कर देता हूं। यहां पर आप देखेंगे ये अपर जो है, ये लोअर जो है, फिर हमने डिवाइड किया दोनों को। और अभी आपने बच्चों में देखा 1, 2, इधर भी 1 और इधर भी 2, दोनों तरफ 2-2 कौन से थे? ये भी 2, ये भी 2, और ये कौन से थे? इंसाइजर थे। कौन से थे? इंसाइजर थे। उसके बाद में हमने एक बड़ा नुकीला टीथ देखा, जिसको मैंने बताया था नॉनवेज खाने वालों को मदद करता है, और इसको हम बोलते हैं, एक नंबर में 1 होता है, और इसको हम बोलते हैं कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाइन। नंबर में ये भी 1 होता है, इसको हम कैनाइन बोलते हैं। अब यहां पर कौन बढ़ेगा? बच्चों में प्री मोलर नहीं होते, बच्चों में प्री मोलर नहीं होते हैं, और अडल्ट में प्री मोलर दोनों तरफ 2-2 पाए जाते हैं। अडल्ट में प्री मोलर दोनों तरफ 2-2 पाए जाते हैं। बिल्कुल देव की गिन लिया आपने, बहुत सही। हाँ देखिए डियर, इधर एक मैंने पुट कर दिया, ये दूसरा पुट कर दिया, इन दोनों को हम बोलते, इधर भी 2 है, इधर भी एक पुट किया, दूसरा पुट किया, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? प्री मोलर। क्या बोलेंगे? प्री मोलर। इधर भी दोनों कौन है? प्री मोलर। यहां 2-2 प्री मोलर ऐड हो गए माय डियर। देखिए 2-2 प्री मोलर ऐड हो गए हैं, और प्री मोलर के बाद में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 टीथ जो होते हैं उसको हम मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर। इधर भी 1, 2 और 3, 3 टीथ हो गए हैं, इसको हमने क्या बोल दिया? मोलर। क्या बोल दिया? मोलर। अब हम यहां पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक तरफ कितने हो गए? 8, दूसरी तरफ कितने हो गए? 8, तो जोड़े तो कितने हुए? 16। ये ऊपर जबड़े में है और नीचे वाले में 16, जोड़ेंगे तो पूरे कितने हो गए? 32। पूरे कितने हो गए? 32। ये मैं बात कर रहा हूं परमानेंट टीथ की, ये मैं बात कर रहा हूं परमानेंट टीथ की। और परमानेंट टीथ में
ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से होते हैं। तो याद रखना, या दो तो प्री मोलर ऐड हुए और एक एक मोलर ऐड हो गए, जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। देखिए डियर, ध्यान से देखिए, आप सभी जहां भी बैठे अपने टीथ को काउंट करके देखोगे 28 मिलेगा, और जिसमें 32 आ गया उसका विजडम टीथ प्रेजेंट है, उसका विजडम टीथ प्रेजेंट। पिंकी 32 है, मतलब विजडम टीथ आ चुका है मेरा बच्चा आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा, हंस जो है, हसन को 28 ही है, बिल्कुल सही बताया। आज पता चला कि 28 ही है। बात हम करते 32 की, बात हम, ज्योति बिल्कुल 28 माय डियर, तो 28 ही है। जब 32 आएगी तो पता चलेगा कि कौन नया मेहमान आया घर में। अच्छा, नरेंद्र 2 आ चुके हैं, 30, प्रज्ञा को भी 30, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं आएंगे प्री मोलर टीथ? क्यों नहीं होते? नहीं होते, इरप्शन नहीं होते। इरप्शन का ड्यूरेशन अलग अलग सभी का। ओके फाइन, ये तो बात होगी हमने टेम्पररी और परमानेंट टीथ की। फर्दर हम जाते हैं जहां पर हम लास्ट स्लाइड्स पे थे। अब यहां पर मैंने, आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे मैंने चारों टीथ का फोटो दिया, और मैं चारों टीथ का फोटो, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, व्हाइट वाला पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो विजिबल होता है, जो विजिबल होता है। क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलर टीथ का फंक्शन पूछते हैं, पर्टिकुलर टीथ का फंक्शन पूछते हैं। देखिए माय डियर, पहला लिखा इंसाइजर, फंक्शन क्या? कटिंग, मतलब आपको किसी को काटना होता है, बाइट करना होता है। छोटे बचपन में जब हम बच्चे थे और अपनी डिमांड घर में पूरी नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे? बाइट करते थे। और काटने वाले टीथ, आज भी जब दोस्तों से लड़ाई हो जाती, कोई हथियार नहीं बचता है, व्हाट वी आर डूइंग? वी आर बाइटिंग। बट याद रखना, कुत्ते का काटना और ह्यूमन का काटना दोनों डेंजर होते हैं। कुत्ते का काटना और ह्यूमन का काटना दोनों डेंजर होते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना। यहां पर इंसाइजर का काम है कटिंग, कैनाइन का काम है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग को हिंदी में बोलते हैं फाड़ना, स्टीयरिंग। किसी भी चीज को पकड़ के फाड़ना होता है तो हम किसको यूज करते हैं? कैनाइन। किसको यूज करते हैं? कैनाइन। उसके बाद में लिखा है प्री मोलर चॉपिंग, चटकना, मतलब कुछ भी हुआ उसको टुकड़ों में काटने का काम करेगा। और मोलर का लिखा है ग्राइंडिंग, मतलब पीसना। खाना खाते हैं, पीछे धकेल देते हैं, फिर उसको अच्छे से पीसते रहते हैं, फिर खाना अंदर चला जाता है। तो चारों दांतों के अलग अलग काम है। सबसे पहला इंसाइजर है जिसका काम है कटिंग, क्लियरली मैंने लिखा कटिंग। उसके बाद कैनाइन है जिसका लिखा स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है? स्टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना। प्रीमोलर चॉपिंग या चटकना, और मोलर का लिखा है ग्रिडिंग। आप देख सकते हो ये जो है, ये आपका मोलर टीथ का ऐसा शेप होता है जिसको दाढ़ बोलते हैं। ये आप देखोगे प्रीमोलर का शेप है। कैनाइन बहुत नुकीला और डेंजरस होता है, और ये आपका जो दिख रहा है वो इंसाइजर। कौन सा है? इंसाइजर। तो मतलब हम मुंह के अंदर अलग अलग 4 तरह के टीथ होते हैं, और चारों तरह के टीथों को हम अलग अलग रूप में अलग अलग जगह यूज करते हैं। ओके फाइन, तो ये तो बात होगी, मैंने शॉर्टली यहां पर आपको बताया टीथ क्या है और टीथ का काम क्या है, टेम्पररी कौन है, सभी चीजें पूछा। बिल्कुल अविनाश, थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी फिक्र और चिंता कर रहे हैं, आपका प्यार और स्नेह मुझे हमेशा ऐसा ही मिलता रहे, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ओके, अब हम फर्दर जाते हैं टंग के बारे में। अभी हमने ओरल कैविटी कंप्लीट नहीं किया, माउथ कंप्लीट नहीं किया, अब बात करते हैं टंग। आई थिंक एवरीबॉडी हैव टंग। टंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी आपको बताना चाहूंगा, टंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको यहां पर बताना चाहूंगा। सपोज ये आपकी टंग है, ये आपकी टंग है। टंग जो है लगभग देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर इसकी टंग की लंबाई होती है एवरेज। ये जो टंग है ये कंसिस्ट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, कंसिस्ट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मतलब जब आप चलाओगे तभी चलेगी। वॉलेंट्री मसल्स किसकी बनी होती है? वॉलेंट्री मसल्स। और ये वॉलेंट्री मसल्स नंबर में कितनी होती? 8 मसल्स होती है, जिसमें 4 इंट्रिंसिक होती है, 4 एक्सट्रिंसिक। हम थ्योरी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम यहां शॉर्टली पढ़ेंगे। तो दैट मींस माय डियर, टंग जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कंसिस्ट होती है वॉलेंट्री मसल्स। और इस टंग का वजन हमने देखा तो यहां पर मेल में 70 ग्राम होता है, और यहां पर फीमेल में, महिला में 60 ग्राम होता है। मेल में 70 ग्राम होता है, फीमेल में 60 ग्राम होता है। डेंजरस कौन सी होती है? सबसे ज्यादा कौन सी चलती है?
सिचुएशन पे डिपेंड करती है। मेल और फीमेल को हम नहीं ठहरा सकते, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। बट वजन 60 ग्राम फीमेल में और 70 ग्राम मेल में। तो ये टंग का वजन माय डियर, टंग का मतलब कि ज्यादा कौन सी चलती है हम बाद में देखेंगे। ये टंग का वेट है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वॉलेंट्री मसल से मिलकर बनी होती है। दिशु अमृता, ओके माय डियर, ये शॉर्टली मैंने टंग के बारे में बताया। मैं क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर, या क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, लेटरल पार्ट ऑफ टंग गिव। टंग का लेटरल पार्ट कौन सा टेस्ट देता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। लेटरल पार्ट जो टंग का है कौन सा टेस्ट देता है, मतलब ये आपकी टंग, देखिए ये आपकी टंग है और इस टंग में 3 पार्ट। देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है ये टंग का एंटीरियर पार्ट है। कौन सा पार्ट है, एंटीरियर पार्ट। ये टंग का एंटीरियर पार्ट, ओके, ये एंटीरियर पार्ट यहां कवर हो गया। देन ये टंग का लेटरल पार्ट है, ये टंग का लेटरल पार्ट। लेटरल का मतलब होता है साइड में, लेटरल पार्ट है जिसको हम साइड में बोल सकते हैं। और ये जो टंग का है ये पोस्टीरियर पोर्शन, कौन सा है, पोस्टीरियर। ये टंग का पोस्टीरियर पोर्शन। दैट मींस माय डियर, टंग जो है अलग अलग टंग का पार्ट है, अलग अलग टेस्ट देता है। अलग अलग टंग का पार्ट जो अलग अलग टेस्ट देता है। कैसे टेस्ट देता है, टिप जो है, जैसे आपको घर में कोई भी खाना बना रहा हो, कुछ कर रहा हो, सबसे पहले आप चाय बना दे तो भी क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। फिर डिसाइड करते हैं कि फर्दर भेजना कि नहीं भेजना। फिर डिसाइड करते हैं इसको अंदर जाना कि नहीं जाना, अंदर भेजना कि नहीं भेजना। दैट मींस माय डियर, ये जो एंटीरियर पार्ट है ये टेस्ट देता स्वीट और साल्ट, स्वीट और साल्ट, मीठा और साल्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। टिप ऑफ द टंग, एंटीरियर पार्ट बोल सकते हो, हम इसको टिप बोल सकते हैं, हम इसको टिप बोल सकते हैं। क्वेश्चन आएगा टिप ऑफ द टंग कौन सा टेस्ट देता है, टिप ऑफ द टंग कौन सा, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। टिप ऑफ द टंग कौन सा टेस्ट देता है, याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है तो तुरंत आपको क्या लिखना, स्वीट और साल्ट, स्वीट टेस्ट और साल्ट टेस्ट। ये टिप ऑफ द टंग का फंक्शन है क्योंकि यहां पर भी पेपिलेस पाए जाते हैं। दूसरी बात, हम लेटरल बात करें तो लेटरल का टेस्ट कैसा होगा, सॉर। देखिए एक आपने सुना होगा खट्टा, एक सुना होगा कड़वा, एक खट्टा सुना होगा, एक कड़वा सुना होगा। दैट मींस माय डियर, टंग का जो लेटरल पोर्शन है वो कौन सा टेस्ट देता है, सोर। और सोर को हम क्या बोलते हैं, हम इसको खट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खट्टा बोलते हैं। और टंग का पोस्टीरियर पोर्शन जो है ये कौन सा टेस्ट देता है, बिटर। ये कौन सा टेस्ट देता है, बिटर। और बिटर को हम क्या बोलते हैं, कड़वा। बिटर को हम क्या बोलते हैं, कड़वा। देखिए टिप ऑफ द टंग स्वीट और साल्ट, लेटरल पोर्शन सोर टेस्ट, पोस्टीरियर पोर्शन बिटर टेस्ट, मीठा। देन साइड वाला देखा जाए, टिप ऑफ द टंग मीठा टेस्ट देता है, साइड वाले सोर का मतलब होता है खट्टा, और पीछे वाला टंग का पोर्शन है वो कड़वा मतलब बिटर टेस्ट। 3 अलग अलग पार्ट है और अलग अलग टंग के 3 पार्ट अलग अलग टेस्ट देने का काम करता है, अलग अलग टेस्ट देने का काम करता है। तो सिंपली माय डियर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोर टेस्ट। क्योंकि मैंने पूछा लेटरल पार्ट ऑफ द टंग, मैंने आपसे पूछा टंग का लेटरल पार्ट कौन सा टेस्ट देता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, सोर टेस्ट। क्या लिखना है, सोर टेस्ट। ओके फाइन, ये तो शॉर्टली हमने टंग का एक यहाँ पर इमेज, सॉरी टंग को शॉर्ट लेके पढ़ा। तो माय डियर आज की जर्नी जो थी अपनी यहीं तक थी, और फर्दर हम नेक्स्ट कल सुबह 10 बजे फिर आपके साथ हाजिर होंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे फर्दर सलावरी ग्लैंड क्या होगा और जीआई सिस्टम। क्योंकि जीआई सिस्टम में आने वाले हर एमसीक्यू तक पहुंचना अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और याद रखिएगा, डेडिकेशन इज नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेस, बट डेडिकेशन will increase probability of success. तो you will do dedicated study, definitely success होने के chances अपने बढ़ेंगे। और ऐसे ही आपका साथ बना रहा। बट मैं शॉर्टली कहना चाहूंगा, जहां भी पढ़ो, जहां भी पढ़ो टिक के पढ़ो, भरोसा करके पढ़ो। यूं वहां मुंह मारना बंद कर दो। यदि सिलेक्शन चाहिए तो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट करो और उसको फॉलो करना सीखो। 10 थाली में 10 सब्जी का टेस्ट अलग होता है और लास्ट में भूखे रह जाते हो। इस बात को जहन में बिठा लेना, भटकना बंद, स्थायी स्टडी करो, परमानेंट एक जगह टिक के स्टडी करो। मैं बार बार कहता हूं, मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैं आपसे वादा करता हूं आप सभी को गवर्नमेंट जॉब तक ले जाने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। वो हर चीज आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा।
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, देन यू फील प्राउड कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी कारवा बाकी है, ध्यान रखना। तो हेल्थी रहिएगा। जेएनसी जोधपुर का कोर्स जिसने नहीं लिया है, जो लेना चाहता है, वो आज रात 12 बजे तक इस कोर्स को परचेज कर सकता है। आज रात 12 बजे तक 5,555 ही इसकी फीस रहेगी। ड्यूरेशन अभी भी वन ईयर वैलिडिटी का हम दे रहे हैं, और कल से फीस भी बढ़ेगी, ड्यूरेशन भी कम होगा। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और स्नेह देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।